भारतीय जनता पार्टी के दर से भी उनको पता है कि ये एक बार लीडर बन गए, स्टेब्लिश हो गए, तो इनके पीछे हमें चलना पड़ेगा, ये हमारे पीछे चलने वाले नहीं हैं। और जब बैठने के समय आता था तो ऊपर के लाइन में जब बैठते थे 4 पार्टी, उसमें एक पार्टी वीआईपी भी होते थे और उनको ये पसंद नहीं है कि जो समुदाय को गुलाम बना के रखे वो मेरी बराबरी क्यों करे। तो आज ये सच्चाई है देश में, कुछ लोगों को ये मानसिकता है, जो गुलाम बना है उसको गुलाम बना के रखो। मैं ये समुदाय को न्याय दिलाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी अगर जान भी अगर मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी तो मैं हंस के देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मेरा शर्त रहेगा कि इस समुदाय का जो आरक्षण है, अधिकार, वो आरक्षण दे। अब मैंने डील उसी समय मंगल पांडे से लिखित में हमने कहा कि हमारे समुदाय को टिकट दे, आरक्षण लागू कराओ, विशेष राज्य का दर्जा दो। उस समय उनको जरूरी था, उन्होंने भी साइन कर दिया। और फिर जब उनके सरकार दिल्ली में बनने के बाद और कीर्ति आज़ाद सब चुनाव जीत लिए, हमने बहुत मेहनत किया, बॉम्बे से आके बहुत मेहनत किया। जीतने के बाद उन्होंने थैंक यू नहीं बोला, तो मुझे थैंक यू नहीं बोले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने जिसके लिए इतना मेहनत किया, ना पटना वाला कोई थैंक यू बोला, ना कीर्ति आज़ाद जी थैंक यू बोले। बिहार के बाहर सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि बिहार में जंगल राज है, ये है, बड़े बड़े उद्योगपति कैसे आएंगे? आप बिहार को खत्म करना चाहते हैं, बिहार से दुश्मनी है तो आप ये बोलिए। भाई आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी पार्टी है, विचारधारा, आप नीतीश कुमार को अब जो डिग्री में उसको आप परेशान करना कीजिए, लेकिन बिहार बदनाम ना हो वो उस पर ध्यान रखना है। हमारे पास नाव है, आपको पार होना तो हमारे नाव पे बैठिए, पार लगाएंगे। डगमग तो हो रहा है नाव? नहीं, डगमग नहीं हो रहा है। डगमग हो तो सब डूब जाएंगे। हिट लिस्ट बनाई है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। 6 नेताओं के नाम है, कौन कौन है वो नेता? तो ऐसे कुछ नेता हैं जो उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है, और इस नेता को हमको जब भी मौका मिलेगा इनको हम लोग ठिकाना लगा देंगे। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं इंद्र मोहन और मेरे साथ बिहार तक की टीम है और इस खास शो में हमारे गेस्ट हैं वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री बिहार सरकार में मुकेश सहनी जी। मुकेश सहनी जी, बिहार तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी जी, एक तो लंबा वक्त लगाया आपने इस शो में आने के लिए। खैर, चर्चा यहाँ से शुरू करते हैं कि समय दर समय आपने पिछले बिहार के 3 चुनाव देखे और इन 3 चुनाव में अलग अलग गठबंधन भी देख लिया। तो ऐसा क्या हो जा रहा है कि मुकेश सहनी का एक अपना स्टैंड नहीं है, उन्हें गठबंधन की जरूरत बार बार पड़ती है? देखिए, आज तो देश में किसी का अपना वो ताकत नहीं है कि अकेले पूरे देश में कहीं पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। और ये अभी से नहीं, ये काफ़ी पहले से ये ट्रेंड चला, जो एनडीए गठबंधन बना या यूपीए गठबंधन बना, तो ये देश में ये ट्रेंड चल गया कि अकेले दम पर देश में कहीं पे भी, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के लिए ही क्यों न चुनाव होना है, एक गठबंधन की आवश्यकता पड़ती है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से ही गठबंधन का एक नींव रखा गया और आसान होता है कि चुनाव जीतने के लिए। तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे हम दो गठबंधन है, एनडीए और यूपीए, तो दोनों गठबंधन के साथ मैंने राजनीति कर लिया। और आप देखेंगे कि मैंने किसी के साथ चीट नहीं किया, छल नहीं किया, लोगों ने हमारे साथ किया। और जाहिर सी बात है, जब हमारे साथ लोगों ने गलत किया तो जाहिर सी बात है उस जगह से हम फिर निकले। आप मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जिस संस्थान में, उस संस्थान से अगर कोई आपके कंपनी के लोग या बड़े पदाधिकारी किसी कारण आपको हटाना चाहेंगे तो इजीली हटा सकते हैं। तो जिस गठबंधन में मैं रहा तो उस गठबंधन के साथी ने मतलब हमारे साथ गलत किया। और फिर जाहिर सी बात है हमें बिहार में काम करना है, और जो मेरा उद्देश्य है जनता का सेवा करना, अपने लोगों जो बहुत निचले तबके में है, ज़िंदगी जी रहे उसको आगे बढ़ाना, मुंबई के बेहतर ज़िंदगी को छोड़कर बिहार आना और अपने लोगों के लिए काम करना। तो वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया। या ये वजह तो नहीं है कि अभी भी मुकेश सहनी को बिहार की राजनीति में उनकी ऐसी पकड़ नहीं हुई है, या सीधे तौर पे कहें कि ऐसा वोट बैंक नहीं है जो इन तमाम गठबंधन दलों को लग रहा है कि अगर छोड़ भी दे तो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं? नहीं। सब लोग अगर मुझे छोड़े तो सिर्फ डर से छोड़े कि अगर इनको आज नहीं रोकेंगे ना तो कल हमारे सर पे बैठ जाएंगे। चाहे वो यूपीए में देखेंगे, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जिस तरीके से गठबंधन में सीट नहीं देना, उनको पता था कि एक बार अगर लॉन्च हो गए, पिछड़ा समाज से आते हैं, इनके पास 25 विधायक और डिप्टी सीएम बन गए, तो फिर इनके पीछे हमें चलना पड़ेगा, ये हटने वाले नहीं है। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के दर से भी उनको पता है कि ये एक बार लीडर बन गए, स्टेब्लिश हो गए, तो इनके पीछे हमें चलना पड़ेगा, ये हमारे पीछे चलने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए सब पॉलिटिकल पार्टी समय समय पर सोचते हैं कि इनको पीछे करना है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को हम एक
अभी आपने देखा कि बोछार में हमने चुनाव लड़ा, जो मेरे अपनी वोट है, हम हमेशा क्लेम जो करते हैं 12-13% हमारे पास वोट है, अभी भी बोछार में हमने 18% वोट लाया। यानी कि सरकार बनाने में अगर 35-40% वोट की आवश्यकता है, उसका आधा वोट हमारे पास है। ये बात सही है कि हमारे पास अभी वो ताकत नहीं पड़ा कि अकेले दम पर हम राज्य में चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मेरे बगैर किसी का चुनाव जीत नहीं होगा। अभी हमने एनडीए से निकला और हमने अकेले लड़ा। एनडीए में 5 पार्टी का गठबंधन रहते हुए हमने 37,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को हारना पड़ा, और मैंने अकेले अपने दम पर 30,000 वोट लिया। वही चुनाव 2020 में जब हम लड़े तो 12,000 वोट से हमने जीता, हमारे प्रत्याशी ने जीता। तो ये मेरी ताकत है। हाँ, ये बात है कि अकेले अपने दम पर जीतने का क्षमता भी नहीं बना, और हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी हमारे अपने जो वोट है, बेस वोट है, उस पर हमारा एकदम मजबूत पकड़ है, और वो सिर्फ वोटर ही नहीं है, मजबूत कार्यकर्ता बन चुका है। आज 18% अगर वोट आया तो मेरे दम पे नहीं, हमारे मजबूत कार्यकर्ता के दम पे अपना वोट भी दिए और दूसरे से जैसे भी लिए, लेकिन उनसे उन्होंने कन्विंस करके अपना वोट लिए। तो आज राज्य में हमारे पास 18% वोट है, और मजबूती से जिनको प्रधानमंत्री जिनको बनना है तो वो उनको संपर्क करना है, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना है। ठीक है, तो इसलिए मैं अपना संगठन में मजबूती से काम कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि मेरा अपना वोट बैंक है और मुझसे दूसरे दल डर रहे थे, लेकिन मुझे याद है कि राबड़ी देवी से विधान परिषद में एक सवाल किया गया, बाहर मीडिया ने सवाल किया कि क्या आप मुकेश सहनी को साथ लाएंगे, तो उन्होंने कहा कि इनसे बड़े नेता हमारे पास हैं। हमें याद है कि जब बीजेपी के नेता, आपके नेता बीजेपी में शामिल हुए, तो संजय जायसवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो संजय जायसवाल ने भी ये बात कही कि उनसे बड़े नेता उनके समुदाय के हमारे पास हैं। तो फिर अगर गठबंधन दलों में बड़े बड़े नेता आपके समुदाय, तो एक चीज़ें तो तय हो गई कि आप एक पर्टिकुलर समुदाय की राजनीति कर रहे थे, और दूसरी बड़ी बात कि वो भी अभी नहीं मान रहे हैं बड़े नेता कि मुकेश सहनी को जगह दी जाए या उन्हें दूर से ही बस रखा जाए, जब जरूरत हो तब सटा लो, जब जरूरत नहीं हो हटा दो। मैंने पार्टी लॉन्च किया 4 नवंबर 2018 को, और सिर्फ 1 महीने के अंदर महागठबंधन की तरफ से ऑफर आता है, और मैंने यूपीए गठबंधन के साथ 2019 में लोकसभा हमने चुनाव लड़ा। परिणाम हम पूरे गठबंधन का अच्छा नहीं रहा। फिर एक उपचुनाव का समय आया 2019 में, लोगों के पास ये आशंका था कि मेरे पास वोट नहीं है। मैंने लड़ाई लड़के और ताकत दिखाया कि 25,000 वोट हमने सिमरी बख्तियारपुर में लेके दिखाया, 15% वोट हमने ला के दिखाया, और वहाँ पे खास करके एनडीए, उस समय में जेडीयू के वहाँ पे प्रत्याशी था, उनको चुनाव हारना पड़ा, और महागठबंधन को 15,000 वोट से जीत हो गए। उनको क्लियर है कि मुकेश सहनी जब भी अगर लड़ेंगे मैदान में तो बड़ा डैमेज एनडीए को करने वाले हैं। तो उनको ये पता है कि मैं अगर इनको अगर सीट भी देता हूँ, चीज़ें भी देता हूँ, तो लास्ट आवर में इनको छोड़ना है, और जाहिर सी बात है वो कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे कि हम लीडर हैं। उसके बाद आपने देखा कि 12 घंटे के अंदर में जब हमने गठबंधन तोड़ा महागठबंधन से, 12 घंटे में नए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी सामने से आके, जो भारतीय जनता पार्टी हमारे समुदाय को एगो टिकट नहीं देते हैं, उसको सारी जिंदगी भर काम कराते हैं, चप्पल घिस देते हैं, वो बेचारा मर जाते हैं, लेकिन एगो टिकट नहीं देते हैं। और वही भारतीय जनता पार्टी 11 सीट और 1 एमएलसी ऑफर देके और हमें एनडीए में शामिल कराए। तो ये मेरी ताकत है, तो ना किए। या हमने 1 महीना पहले पार्टी लॉन्च किया, आपने भारत में आप देखिएगा पार्टी लॉन्च होता और सालों साल संघर्ष करते, उसके बाद भी कोई गठबंधन में नहीं थे, लेकिन वही लालू प्रसाद यादव जी 3 लोकसभा सीट पे डायरेक्ट गठबंधन किए। तो मेरी ताकत सबको पता है, और वो ठीक है बोल रहे वो कुछ और है, नेता का तो काम है करना कुछ और है, बोलना कुछ और है, और ये मैं खुद मानता हूँ कि मेरे पास वो ताकत नहीं है, मैं ताकत बनाने पे लगा हूँ। मुकेश सहनी जी, देखा जाए तो आप राजनीति में 2018 में एक तरह से आपने पॉलिटिकल पार्टी, वैसे तो 2015 में ही आप आ गए, 18 में आपने राजनीति की शुरुआत की बिहार में। तेजस्वी आपके पीठ में छुरा घोंप देते हैं, बीजेपी की तरफ से, मतलब आप कहते हैं कि बीजेपी जो है उसने भी हमें धोखा दिया। ठहराव नहीं है आपकी राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में जो होता है, कहा अक्सर ये जाता है कि एक ठहराव होना चाहिए। आप राजनीति में आते हैं और 3 साल के अंदर ये 3 बार गठबंधन टूटने, बिगड़ने, बात बनने बिगड़ने की स्थिति आती है। ठहराव नहीं है, इसका मुख्य वजह क्या है? देखिए, खास करके जिस वर्ग से मैं आता हूँ, मछुआरा समुदाय से आता हूँ, फिशरमैन कम्युनिटी से आता हूँ, जिसमें बिहार में 22 उपजाति निषाद का, बिन बेलदार, नुनिया, मला सब निषाद की बड़ा ताकत है। और ये समाज को पॉलिटिकल पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी 75 साल से गुलाम बना के रखे थे, उनके हाथ पैर में बेड़ी बांध के रखे थे कि ये आदमी सिर्फ हमारे पीछे घूमे, ये मालिक नहीं बन सकता है। और पहली बार ऐसा हुआ कि हमने अपने लोगों को दिखाया सपना कि आप भी वो कर सकते हो जो अन्य पार्टी कर रहे हैं।
और उन सबको एक साथ लेकर मैंने आगे बढ़ने का काम किया। तो उन लोगों को पसंद नहीं आता है। जब एनडीए सरकार जब बना 2020 में, ये 4 पार्टी के सहयोग से सरकार बना। जितने पावर 74 विधायक वाले पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास ताकत था, वही ताकत हमारे पास भी था, वही ताकत एक मुसहर के बेटा मांझी जी के पास था। और अगर 74 वाला अगर समर्थन वापस करता तो भी सरकार गिरता, और 4 वाला अगर समर्थन वापस करता तो भी सरकार गिर जाता। और जब बैठने के समय आता था तो ऊपर के लाइन में जब बैठते थे 4 पार्टी, उसमें एक पार्टी वीआईपी भी होते थे। और उनको ये पसंद नहीं है कि जो समुदाय को गुलाम बना के रखे वो मेरी बराबरी क्यों करे। तो आज ये सच्चाई है देश में, कुछ लोगों को ये मानसिकता है, जो गुलाम बना है उसको गुलाम बना के रखो और उस समाज को दबा के रखो। और वो अपने तरीके से वो काम करते हैं। समय समय पे उनको जब जरूरी पड़ता तो वो आते हैं, और जब उनके जरूरी समय निकल जाता तो फिर वो आपको चाहेंगे खत्म करने का। वही बीजेपी आपको एमएलसी बनवाती है, मंत्री पद भी देती है, कहीं जल्दीबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमें एमएलसी या मंत्री नहीं बनाए, हमने उनको सहयोग में सरकार बनाया। इसलिए हमारे सहयोग से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी शपथ लिए, और हमारे कैबिनेट में जितने भी मंत्री थे सब हमारे सहयोग से शपथ लिए। अगर मैं समर्थन उस समय नहीं देता तो कोई मंत्री उस समय में शपथ नहीं लेते। तो मेरे राजनीति की बात तो हाँ, तो मेरे पर किसी ने मेहरबानी नहीं किया, मेरे से सहयोग लिया। मैं तो 4 ही विधायक जीता, लेकिन हमारे सहयोग से 74 विधायक भारतीय जनता पार्टी जीते। शायद मैं नहीं रहता तो शायद 74 विधायक उनके पास नहीं होते, मैं नहीं रहता तो शायद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास 42 विधायक नहीं होते। तो मेरे सहयोग से लोगों ने फायदा उठाया। उनका एक ही, और उन्होंने हमें क्यों बाहर किया, उनका एक ही है कि गुलाम बनाना है। उनका एक स्पष्ट ऑफर है कि आप पार्टी विलय कीजिए। तो भला हम पार्टी इतना मेहनत से, हमारा ये पार्टी नहीं है, ये हमारे लोगों ने खून पसीना बहा के पटना के गांधी मैदान में 5 लाख लोगों का भीड़ जुटा के, और उस रोज पार्टी का लॉन्चिंग हुआ। और ये पार्टी एक उद्देश्य से बना है। ये पार्टी का उद्देश्य है, जैसे सब पार्टी का एक अपना उद्देश्य होता है, भारतीय जनता पार्टी का भी एक उद्देश्य था कि हम राम मंदिर बनाएंगे। तो हमारे भी अपने उद्देश्य है कि पार्टी, जब दिल्ली में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, जब बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, देश एक है, देश के संविधान एक है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? हमारे समुदाय को यूपी में या उत्तर बिहार में या झारखंड में क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा है? तो हम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते 2014 से लेकर 18 तक हमने हर पॉलिटिकल पार्टी के पीछे काम करने का काम किया, सहयोग करने का काम किया, उसके पीछे घूमते रहे कि हमने कहा कि आप हमारा काम कीजिए। और सभी ने चुनाव से पहले वादा किए, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो या जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है, सभी ने कहा कि हमने समय आने पे आपको गठबंधन मदद करेंगे, आरक्षण लागू करेंगे। लेकिन समय आने पे वोट लेने के बाद भूल जाते थे। तो मैंने 2018 में निर्णय लिया कि अपने पास खुद ताकत बनाना है। जो काम उनको कह रहे करने के लिए, वो काम तो हम भी कर सकते हैं, सिर्फ उस जगह पर पहुंचना है। और उस जगह पहुंचने के लिए वोट की आवश्यकता गिरता है। अब वोट मेरे पास है तो मैंने वोट की राजनीति करने लगा, तो ऐसा हुआ। भी एक बड़ी बात आपने कही, उस पर जवाब चाहूंगा बिहार तक पर, आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने कहा कि पार्टी को मर्ज करने का ये मतलब आपको ये बात आपको किसने कही? भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये किसके द्वारा कहा गया कि मुकेश सहनी जी आप अपनी पार्टी को मर्ज कर लीजिए? बिहार तक पे आप बता सकते हैं। नहीं, उनके बहुत सारे नेता ने मतलब हंसी मजाक में ही कभी कभी बोले हैं, कभी सीरियस भी होके बोले हैं। क्योंकि पहले तो सीरियस होके बोलते थे, मैंने इस बात को डिनाई हमेशा किया, तो बाद में मजाक में के तौर में हमेशा बोलते रहे। और लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि इनको रोक नाम दो। बता दीजिए। बहुत सारे नेता ऐसा, अभी किसी का नाम पॉलिटिकल बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत सारा नेता ऐसा चाहते हैं कि हम पार्टी विलय करके भारतीय जनता पार्टी में आ जाए। लेकिन ये मैं कर नहीं सकता, क्योंकि ये मेरा पार्टी नहीं है। ये पार्टी हमारे निषाद समुदाय के, हमारे 22 उपजाति ने खून पसीना बहा के बनाया। हाँ, एक बार मैं जरूर सोचूंगा और अपने लोगों को कन्विंस करूंगा। जिस रोज दिल्ली के सरकार निषाद समुदाय को बिहार, यूपी और झारखंड 3 राज्य में निषाद को आरक्षण दे देते हैं, जो मेरा अधिकार है। मुझे किसी का खैरात नहीं चाहिए, मुझे कोई नया आरक्षण नहीं चाहिए। ये मेरे संविधान में दिया हुआ अधिकार है कि अगर बंगाल में आप जाते हैं, बिहार में पूर्णिया जिला के बाद अगर उधर चले जाते हैं तो बंगाल होता है। अब बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड पहले एक ही राज्य हुआ करते थे, तो हम लोग एक ही हैं। लेकिन वहाँ पे आरक्षण है, बिहार में नहीं है, तो आरक्षण लागू कर दे, फिर इस पर हम अपने लोगों से विचार करेंगे। ये भी स्पष्ट है कि विचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात यहाँ पर उठी और सवाल मेरा उसी से मतलब केंद्र सरकार अगर इस तरह का कोई ऑफर देती है तो आप सहर्ष जाने के लिए तैयार हैं या पार्टी मर्जर के लिए तैयार हैं? मैं ये समुदाय को न्याय दिलाने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी अगर जान भी अगर मांगेंगे भारतीय जनता पार्टी तो मैं हंस के देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये मेरा शर्त रहेगा कि इस समुदाय का जो आरक्षण है, अधिकार, वो आरक्षण दे।
नहीं, एक सवाल और है, चूंकि आप इसी जवाब में आपने गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र किया। मतलब एक आरोप आप पर ये भी बार बार लगता रहा है कि आप मतलब कहते हैं कि फिल्मों में डायलॉगबाजी तो बहुत है, तो राजनीति में ऐसी ही डायलॉगबाजी है कि उनके बयानों में अमित शाह का नाम तो है, लेकिन बातचीत हुई भी है कि नहीं ये वही जानते हैं या फिर अमित शाह जानते हैं? हाँ, ये भी ये बात सही आपने है। कई बार कहा, कई बार आपने कहा कि भाई मुझे छोटे नेताओं को नहीं कहना है, मुझे मेरी बातचीत अमित शाह से हो रही है। बातचीत 11 सीटों को लेकर कैसे हुई, किन से हुई? क्योंकि बीजेपी तो पहले दिन से कह रही थी कि ये 4 लोग बीजेपी के हैं। आप आज कहते हैं कि वो सरकार जब बनी तो उसमें हम सहयोगी थे, लेकिन वो पहले दिन से कह रही थी। बल्कि उनमें जो कुछ विधायक थे वो उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि आप पार्टी की बात नहीं सुन रहे थे, आप उनसे बातचीत नहीं करते थे। उसके बाद एक तस्वीर आई थी, मुझे याद है कि आपने एक साथ लंच किया था चारों विधायकों के साथ। उस तस्वीर के आने के बाद फिर ये बात संभाला गया कि नहीं सब कुछ ओके ओके है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर वही हुआ जो पहले दिन से अंदेशा लगाया जा रहा था। तो इसमें डायलॉगबाजी है या सच में मुकेश सहनी की बातचीत अमित शाह से हो रही थी? देखिए, जब मैं बिहार की राजनीति में मैं आया 2014 में, तो मैंने स्टेट नेता से संपर्क में रहकर मैंने 2014 में मोदी जी के अच्छे दिन के वादा पे हमने काम किया। और उस समय में उस समय का भारतीय जनता पार्टी का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष मंगल पांडे जी थे, और उनसे मैंने जो भी मेरा कंडीशन था, आरक्षण और अपने समुदाय को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में टिकट देना और विशेष राज्य का दर्जा के लेके, जो हमें उस समय समझ था, तो इसके ऊपर मैं मंगल पांडे जी से मैंने साइन करा के पेपर लिया, और वो वीडियो भी मेरे पास है। मैंने साइन के साथ साथ मैंने वीडियो बना लिया, क्योंकि हमने वीडियो बना लिया कि हम बोला कि नेता लोग बदल जाते हैं, कल तुम बोलोगे ये साइन मेरा नहीं है। तो हमने उस समय में वीडियो भी कर लिया और एग्रीमेंट पे साइन भी हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ मैंने कराया। फिर चुनाव हुआ, चुनाव में हमने मदद किया, फिर वो भूल गए तो मैं काफ़ी नाराज़ हुआ। और उस समय में 2015 में फिर जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता था, रैली होता था, उससे एक रोज़ पहले जाके मैं वहां रैली कर देता था, या सेम डे में मैं रैली कर देता। हिंदुस्तान में पहला ऐसा व्यक्ति होंगे कि मैं एक मल्ला का बेटा जो प्रधानमंत्री जी को हम टक्कर दे देते थे, कह सकते हैं कि सेम डे में सेम प्लेस में रैली कर देना या एक रोज़ पहले जाकर रैली कर देना, यानी कि मैं अपना विरोध दर्ज करता था। फिर बात आया कि 15 का चुनाव आया, तो उस समय में जो आज के गृह मंत्री जी हैं, उस समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो डायरेक्ट उनसे ही संपर्क हुआ। उनको हमने बताया कि आपके स्टेट नेता ने वादा किया वो उसको फुलफिल नहीं किया, चीज़ें गलत तरीके से किए। तो उस समय से लेकर टिल टाइम तक, अभी फिलहाल तो एकदम कटअप में हमें इलेक्शन तक, डायरेक्ट जो भी जब भी बात हुआ, कोई भी निर्णय की बात हुआ, तो डायरेक्ट गृह मंत्री अमित शाह जी से ही हुआ। आपको भी पता होगा कि जैसे इस गठबंधन में भी मैं आया तो किसी से हमारा कोई बात नहीं हुआ, गृह मंत्री जी से बात हुआ कि गठबंधन में आना है, चीज़ें हैं, ऐसा है, और डायरेक्ट बात होके, और किसी नेता के भी जरिए नहीं, मतलब उधर से बात होके हमने गठबंधन में भी आया। तो ये हमेशा जो भी बात हुआ तो हमारे उनके बीच में ही हुआ, और जाहिर सी बात है जब हमारे उनके बीच में ही बात हुआ तो ना हमने कहीं पे बोला है, ना अभी क्या क्या बात हुआ, ना उन्होंने कभी कहीं पे बोले हैं। हाँ, स्टेट नेता से जब चीज़ें क्लियर हो जाता तो फिर बैठ के बात होता है कुछ चीज़ पे, लेकिन क्लियर कभी भी कुछ भी हुआ है तो उनसे ही हुआ, क्योंकि हमने पहली बार स्टेट नेता पे भरोसा किया, वो हमारे भरोसे के अनुकूल नहीं है। उसके बाद हमने कहा कि जब भी कोई बात रखो तो हम बड़े साहब से पूछ के बताएंगे, भाई साहब से बात करके बताएंगे, और हमसे डायरेक्टली पूछ लेते। तो मतलब जब भाई साहब ही बताएंगे तो भौजी से क्यों बात करें, डायरेक्ट भाई साहब से हम भी बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमेशा इसी तरीके से 15 से लेकर और 20 तक डायरेक्ट हमने दिल्ली से ही, कभी भी कोई भी बात हुआ तो दिल्ली से ही बात करके हमने किया है। और इसमें मतलब आरक्षण की मेन मुद्दा है, आरक्षण करेंगे तो फिर एक बार सोचा जाए। नहीं, तो जैसे आपने कहा आपके पार्टी के विधायक जब टूट गए, बीजेपी में चले गए, तो क्या आपने फिर दिल्ली दरबार में अर्जी नहीं लगाई कि भाई बातचीत होनी चाहिए थी? नहीं, मैं क्यों अर्जी लगाऊं? मैं तो कह रहा हूं कि मेरे पार्टी को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, हमारे पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को, और ना ही हमारे पार्टी किसी को प्रोजेक्ट करें कि हमें प्रधानमंत्री बनना है। तो हमें तो काम करना है स्टेट में, तो जिनको प्रधानमंत्री बनना है तो वही उनको ही संपर्क करना है। हमारे पास तो 18% वोट है, और हमारे वोट को अगर समझते हैं तो जाहिर सी बात है संपर्क लोगों को करना है, नहीं तो नहीं। और उससे पहले तो जो आरक्षण है वो सबसे पहले बात होगा। हमने यूपी भी अगर जाके हम चुनाव लड़े, जिसको कुछ लोगों को तकलीफ हुआ, तो मैं अपनी पार्टी को जनाधार बढ़ाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे आपका बिहार में गठबंधन है, उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं है, और जब गठबंधन नहीं है तो हम तो स्वतंत्र है चुनाव लड़ने का। वहाँ पे मेरा नारा ही था आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, ये नारा आज भी है।
जब दिल्ली में जिनकी भी सरकार बने, ठोस निर्णय नहीं लेंगे कि मैं आपके समाज के साथ न्याय करूंगा, ये आरक्षण लागू करूंगा, तब तक उस गठबंधन के साथ हम गठबंधन नहीं करेंगे। सर, आप बार बार कह रहे हैं कि 18% वोट आपके पास है, लेकिन सर आपके पास अगर 18% वोट भी है, लेकिन आप खुद भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो मेरे अकेले दम पे तो 18% पे तो सीट जुटा नहीं जा रहा है। ये तो हमारे सहयोगी के पर है कि जो अपने आप को बोलते हैं कि मेरे पास बहुत वोट है, और वो उस जगह पे उनका वोट काम नहीं आता। हम तो मानते हैं कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपको धोखा दिया गया। जाहिर सी बात, अगर चुनाव हार रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको धोखा दिया जा रहा है। वहाँ पे उस तरीके से प्लॉटिंग किया जा रहा है, उस तरीके से प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जैसे हमने चुनाव लड़ा तो वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी को जो करना चाहिए, हमारे पास तो 18-25 हज़ार वोट हमने सिमरी बख्तियारपुर अकेले लाए थे, और इस बार हमें 75,000 वोट आए, तो हमारे पास 50,000 ही एक्स्ट्रा वोट आया, जबकि हम चुनाव जीतना चाहिए था। तो ये तो हम तो अगर अकेले, अगर मेरे दम पे अगर इतना वोट होता तो मैं किसी से गठबंधन क्यों करूँ? मेरे पास अकेले अगर 40% वोट हो तो मैं किसी से गठबंधन क्यों करूंगा? मैं तो 243 पे लड़ लूंगा। आज मेरी मजबूरी है कि मेरे पास 40% वोट नहीं है, 18% है, तो हमें 22% वोट की आवश्यकता है। इसलिए मैं मजबूरन है कि चाहे वो महागठबंधन हो या एनडीए हो, इससे गठबंधन कर रहे हैं। और जिस रोज मेरे पास अकेला इतना वोट आएगा तो मैं किसी से गठबंधन क्यों करूँ? मुकेश सहनी जी, आपके दो बयान हैं, दोनों की खूब चर्चा होती है। एक में आपने कहा था, मैं मुकेश सहनी सन ऑफ मल्ला, अति पिछड़े का बेटा, मेरी पीठ में खंजर भोंका गया है। एक और आपका बयान है कि अति पिछड़े के बेटे के साथ धोखा हुआ है, जनता के बीच में जाऊंगा, सारी बातों को बताऊंगा। एक बयान आपका आरजेडी के खिलाफ था, एक बयान आपका बीजेपी के विरुद्ध था। कैसे देखें इस बयान को? क्या ऐसे देखें हम इस बयान को कि अभी भी मुकेश सहनी राजनीति को समझ नहीं पाए हैं, या फिर ऐसे देखें कि राजनीति में अभी तक पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं मुकेश सहनी? या फिर एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है कि और कितना समय लगेगा मुकेश सहनी को राजनीति समझने में? राजनीति अगर आप बिहार को लीड कर रहे हैं तो आपको एक सर्च करेंगे कि आज़ादी के 75 साल बीतने के बाद बिहार में एक से एक महान नेता हुए, बड़े बड़े नेता हुए, जिनको हम सम्मान के साथ उनका आदर करते हैं और देश को रास्ता दिखाएं। जयप्रकाश जी हो या स्वर्गीय हमारे कर्पूरी ठाकुर जी, बड़े बड़े महान नेता हुए, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, अनेक बहुत सारे नेता होंगे। आप मेरे को एक नाम बता दीजिए कि पिछले 7-8 साल में इतना फेमस अपनी पार्टी को एस्टेब्लिश करके और इतने कम समय में बिहार के राजनीति में, जिनको बिहार के राजनीति को एबीसीडी नहीं पता था, मुंबई में अपने दिन दुनिया में लगे थे, संघर्ष करके वहाँ पे बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, एक व्यक्ति को बता दीजिए कि इतने कम समय में बिहार में इतना पॉपुलर हुआ होगा? मैंने हुआ, तो इसका मतलब है कि मैं बेहतर काम कर रहा हूँ। लेकिन बार बार धोखा खा जाते हैं। जाहिर सी बात कोई है, आपके पीठ में खंजर मैं ईमानदार है, हूँ, कोई आपको अब धोखा मैं देता ईमानदार है। हूँ। अभी जैसे आप बता रहे थे कि तो किसी ने मैं आपने वीडियो भी बना लिया मंगल पांडे जी का। हाँ, तो मैं ईमानदार हूँ, और मेरे साथ अगर किसी को गलत करना तो मैं क्या कर सकता हूँ? अभी कितना वक्त और लगेगा समझने में इसको? मुझे समय नहीं लगे, उन लोगों को समझने में जितना वक्त लगे, मुझे समझने की आवश्यकता नहीं है। मेरे खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पाना ही है। तो मेरा जो काम करने का तरीका है ना, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हम अपने लिए ज़िंदगी जी नहीं रहे। अगर अपने लिए अगर ज़िंदगी जीना रहता तो मुंबई के बेहतर ज़िंदगी जीता, और आप कह सकते कि भारत का जो चकाचौंध वाला दुनिया है बॉलीवुड, उस दुनिया से मैं आया हूँ। स्टार्टिंग दिनों में हमने संघर्ष किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी किया, लेकिन एक बात का जो समय था 2015 या 12 की बात करेंगे तो बेहतर ज़िंदगी जी रहा था, हज़ारों लोग हमारे पास काम कर रहे थे। वो ज़िंदगी को छोड़कर फिर से मैंने एक संघर्ष का रास्ता चुना। वो अपने लिए नहीं, हमारे अपने लोगों के लिए मैंने चुना। मेरा जिद ही है कि अपने लोगों के लिए न्याय करना। तो मैं आज किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। जब भी बातचीत होगा, काम की बात होगा, चीज़ें अगर एक हाथ हम बढ़ा रहे हैं तो आप भी बढ़ाइए, अगर आप हाथ नहीं बढ़ा सकते तो हम भी हाथ नहीं बढ़ाएंगे। उसके लिए जो भी समय लगेगा, हमारे लोगों ने 75 साल से तो आखिर समय तो बिता ही दिया है। अगर मुझे अगर 5 साल 10 साल लगे, जितना भी लगे, मैं उसके लिए रेडी हूँ। लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं, अपने आत्मा को नहीं बेचूंगा। और जब भी होगा सामने में बैठ के बात होगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरीके राजनीति। और देखिए, मेरे पास भी ऑप्शन था, लालू जी की बात मान लेते तो डिप्टी सीएम बन जाते, उधर सरकार बन जाता। बहुत तरह का 6 गो एमएलसी का ऑफर आया कि आप 6 गो एमएलसी ले लीजिए, सब मंत्री को आप सब विधायक को मंत्री बना देंगे। तो बहुत सारा ऑफर मुझे मिला, मांझी जी को भी मिला। ये गलती करने का ऑप्शन मेरे पास भी था कि मैं भी उधर जाके मिल के और पावर में आ जाए, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा कि हम नहीं चाहते थे कि जनता ने चुना एनडीए को, सरकार को, हम लोगों के पास बहुमत आया और फिर मैं यहाँ से स्विप करके मैं वहाँ चला जाऊँ। तो ये मुझे अटपटा लगा। मैं ईमानदारी के रास्ते पे चल रहा, भाई एक ही मंत्री बनाओ ठीक है, लेकिन हम यहीं पे रहेंगे।
लेकिन उन लोगों को गलत करना है। अभी हमारे विधायक को उन्होंने ले लिया, ठीक है, गठबंधन में रहते हुए। और आपने ये जिस पार्टी की बात कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, वो किसके साथ न्याय किया? अब नीतीश कुमार जी का पार्टी का विधायक ले लिए थे जिस समय सरकार हम लोग बना रहे थे, उससे ठीक एक हफ्ता के बाद उनके उस समय में 6 विधायक को ले लिए। तो अभी लिए तो चलो कोई बात नहीं कि अभी आप दुश्मन हो गए तो ले लिए, फिर उस समय गठबंधन के ले लिए, तो हमारा ले लिए तो कौन सा ये किए? तो भारतीय जनता पार्टी का इस देश का अगर पैटर्न आप समझिएगा तो उनका यही राजनीति है, छोटे पार्टी को खत्म करना, जो ऊपर बढ़ रहा है, जो जिसके उंगली पकड़ के बाला साहब ठाकरे जी का उंगली पकड़ के मुंबई जैसे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी एस्टेब्लिश हुए, और वहाँ पे आज देखिए कि क्या किए, उनके पार्टी को तोड़ के 2 खेमा कर दिए। बिहार ही ले लीजिए, नीतीश कुमार जी के उंगली पकड़ के अटल जी के समय में एक भारतीय जनता पार्टी को एस्टेब्लिश होने का मौका बिहार में मिला, और फिर बाद के दिनों में आपने देखा कि किस तरीके से उनको परेशान करने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी का अलग काम है, और हम लोग ईमानदारी है, गरीब है, स्वाभिमान है, और बहुत बड़ा सपना कभी नहीं देखा। जितना भी मिला वो बहुत मिला है। कभी कल्पना नहीं किया था कि आपके स्टूडियो में आएंगे नोएडा में और आप लोगों से बात होगा, इस तरीके से हमें जगह मिलेगा, हम कभी कल्पना नहीं करते थे। जब हम गोरेगांव से मुंबई चर्च गेट जाते थे लोकल ट्रेन का धक्का खाते हुए, 5 रुपये बचाने के लिए मैं 4-4 किलोमीटर चल लेता था, और वहाँ से मैं 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था। तो उस ज़िंदगी से बेहतर ज़िंदगी आज है, और इस जगह पे कभी सोचा नहीं था। और मुझे पता है कि मेहनत के दम पे मैं यहाँ पे आया हूँ। हमारे पिताजी या मम्मी कोई स्टेट के सीएम नहीं रह चुके हैं, ठीक है, पिताजी दादाजी मछली मारते थे, और मैं उस घर से जन्म लेके यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे ही सब चीज़ करना है, हमें विरासत में सारे चीज़ नहीं मिला। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि समय लगेगा लेकिन आप सीख जाएंगे? बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा नहीं। अच्छा ये बताइए, 24 में कितना, 15 महीना, 15 महीने के 20 अंदर महीने के परिपक्व अंदर हो में जाएंगे। 24 से पहले लोग समझ लेंगे, जिनको प्रधानमंत्री बनना है उनको आना है। अच्छा ठीक है, ये तो हम पूछना ही भूल गए कि इस न्यूज रूम में कौन है हमारे साथ, मुकेश सहनी है या फिर संतोष सहनी है कौन हमारे साथ इस न्यूज रूम में? इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम चाहेंगे कि आप बताइए। इस न्यूज रूम में मुकेश सहनी है। वो भी बताइए कि हुआ क्या है। मतलब हर बार जो है आप अपने भाई को बिल्कुल आपकी तरह जुड़वा है संतोष सहनी, तो एग्जैक्टली अभी बैठा कौन है हमारे साथ? मुकेश सहनी है, जुड़वा नहीं है, बहुत फर्क है आपका। नहीं तो आपके सरकारी कार्यक्रम में अक्सर जो है आपके भाई संतोष सहनी चले जाते थे। नहीं ये सब नहीं, वो हमारे पास वो नहीं, तेजस्वी है। यादव के सारे कुछ मौजूद मैं उसके बता देता हूँ। छोटा भाई है, क्योंकि अभी पार्टी को विस्तार करना, मेहनत करना, यूपी झारखंड में काम करना है, तो परिवार के लोग भी समझदार है, तो उन लोगों को हमने बिहार के राजनीति में हमने एंटर कराया है। और भाई जो है उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, साला जो है झारखंड देख रहे हैं, मैं खुद बिहार देख रहा हूँ। और जनरली क्या होता है कि जब भी मेरा कहीं पे भी कोई कार्यक्रम बनता है तो नियर जो भी लोग उपस्थित रहते हैं वो कार्यक्रम में उनको पहले से जाना रहता है देख रेख करने के लिए कि हम आएंगे तो प्रॉपर व्यवस्था सारा चीज़ होना चाहिए, ठीक है। अब मोदी जी की इतना बड़ा व्यवस्था नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे अनुकूल भी थोड़ा ठीक ठाक व्यवस्था होना चाहिए। तो और कार्यकर्ता अगर है तो उनसे मिलने जुलने के लिए, मिलाने के लिए भी बीच में संवाद कराने के लिए लोग होना चाहिए। तो हाजीपुर में एक कार्यक्रम था जिसमें हमें जाना था, ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाया, ठीक है। और उस समय में चल रहा था तो उस समय में नहीं जब पहुँच पाया, छोटा भाई वहाँ पे पहले पहुँच गए। तो जाहिर सी बात है विभाग के पदाधिकारी या कि उनको लगा कि ये मंत्री जी का भाई है, तो उनको थोड़ा तो रिबन कटवा देंगे। नहीं रिबिन नहीं कटाए हैं, हमारे पास है वो रिबिन का फोटो नहीं है। है, ये देखिए आप, हमारे पास रिबिन नहीं है ना, वीडियो आप देख नहीं सकते रिबिन हैं। नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ ना, बता देता हूँ। रिबिन नहीं काटे, वो कार्यक्रम के लिए मैंने अलाउ किया कि जिला जो पदाधिकारी थे, जिला पदाधिकारी और जो डीएफओ वगैरह सब थे, उनको हमने कहा कि आप लोग गाड़ी वितरण जो करना था वो गाड़ी वितरण करना था, गरीब फिशरमैन को वो गाड़ी देना था। तो मुझे लेट होगा या समय लगेगा तो इससे अच्छा किसी गांव से गरीब लोग आए, उनको परेशानी नहीं होना चाहिए, आप लोग गाड़ी वितरण कर दीजिए। क्योंकि ये कार्यक्रम जो था पूरे बिहार में चल रहा था उस समय में, एक साथ में पूरे स्टेट में चल रहा था, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था। तो उस समय में क्या हुआ कि जो चाबी जो होता है ना वो देना होता है फार्मर को, किसान को। तो चाबी देने के समय में जाहिर सी बात है जो लोग चाबी देते तो फोटो खिंचाते विभाग के सभी पदाधिकारी होते। उसी स्टेज पे छोटा भाई भी था, तो लोगों ने उनको इज्जत दे दिया कि भाई आप भी खड़ा हो जाइए, फोटो खिंचा लीजिए। तो उन्होंने जस्ट वो चाबी को हाथ लगा दिए और वो फोटो हुआ। तो आप कह सकते हैं, आपका एक बयान भी आया था, हाँ, आपने साफ कहा था कि हाँ अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार से भी जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं तो आश्चर्य में हूँ कि ऐसा हुआ भी है। और उसके बाद आपने भी कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो हम आगे से इसका ख्याल रखेंगे। तो मतलब हुआ था, हाँ हुआ अब था। आप ख्याल नहीं, रखते नहीं, हैं?
जरूर अब रखें। आप ही आते हैं अभी ख्याल कार्यक्रम में। रखे, अभी वो सिस्टम पे ही नहीं है, लेकिन ख्याल रखेंगे। और उस समय मैंने स्वीकार किया कि अगर ये बात है कि विभागीय कोई कार्यक्रम है, क्योंकि मैं भी पहली बार मंत्री बना और मैं दूसरे दुनिया से मैं आया हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी जानकारी में नहीं था, और ये काम छोटे भाई से गलती हो गया, और वो मान सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, परिवार के लोग आपको जाके चाबी नहीं दे सकते, ये है। तो अगर किसी को तकलीफ है तो इसके लिए मैंने खेद प्रकट किया, और मैंने वो कहा कि भविष्य में इस चीज़ पे ध्यान रखना है, और निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में ध्यान रखेंगे। अभी जैसे बात किए तो अभी भी आप देखें कि नई सरकार बने, संजय यादव जी उनके साथ हैं या उनकी जीजा जी भी हैं, तो हो जैसा भी हम यहाँ पे न्यूज रूम में बैठे तो मेरे साथ जो लोग आएंगे तो आप बिल्डिंग के बाहर तो नहीं खड़ा कर सकते, उनको भी तो आप इज्जत से बैठाएंगे, और गलती से आपके फ्रेम में आ जाएंगे, तो फिर इस चीज़ को ध्यान रखना है भविष्य में। ठीक है सैनी जी, आप पर लगातार एलिगेशन लगता आता है कि पैसे के दम पर आपने चुनाव में एंट्री की। मतलब ग्राउंड जीरो की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा मतलब पहले आपने काम नहीं किया जो जमीनी स्तर पे काम होनी चाहिए थी, मतलब स्टार एंट्री हुई थी उस वक्त। तो क्या कुछ ऐसे आरोपों पर आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात तो सही है कि मेरे पास पैसा है, और है तो मैं अपने लिए क्यों ना खर्च करूं। मैंने मेहनत करके कमा के लाया है, और मेरी सुविधा के लिए अगर मुझे हेलीकॉप्टर से अगर कहीं जाना है, समय को बचाना है, तो मैं क्यों ना उपयोग करूं। क्यों गरीब आदमी को हेलीकॉप्टर पर उड़ने का अधिकार नहीं है? क्या एक मछली मारने का बेटा क्या हेलीकॉप्टर पर नहीं उड़ सकता? क्या महंगे गाड़ी में नहीं बैठ सकता? अच्छे कपड़ा नहीं पहन सकता? और मैं तो इसलिए पहनता हूँ कि लोग, मेरे अपने लोग समझे कि जो काम एक मछुआरा का बेटा कर सकता है वो आप भी कर सकते हो, लेकिन उनको वो जैसे संघर्ष किए वैसे आपको भी संघर्ष करना है। और मेरे पास पैसा है तो मैं मर के लेके जा सकता हूँ क्या वो पैसा? तो बोलिए मैं आज से खर्चा करना बंद कर देता हूँ। जब इसी धरती पे पैसा, मेरे पास अगर कुछ पैसा आया है और अपने लोगों के कल्याण के लिए वो पैसा अगर खर्च कर सकता हूँ, उनको उम्मीद को, उसको हौसला को बढ़ा सकता हुआ, या उनकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करा सकता हूँ, तो वो पैसा क्यों ना खर्च करूँ? तो जाहिर सी बात है मेरे पास है, और मैंने उसको उपयोग किया अपने लोगों के लिए, और आगे भी करते रहूँगा। मैं तो आज मैं इस जिद पे हूँ कि मुझे खुद को भी अगर बिकना पड़े तो मैं बेच के और वो पैसा अपने लोगों के बीच में खर्च करूँगा, उनको आगे बढ़ाऊँगा। एक और मुझे इंसिडेंट याद आता है, जैसे ये चर्चा शुरू हुई, विधानसभा का सत्र चल रहा था, आप मंत्री थे। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में ये कहा कि आपका तो रिचार्ज नहीं होगा इस बार, और उसके बाद फिर आपको भाषण देना था, कृषि मंत्रालय का बजट आना था। उस बजट में आपने कहा कि हमने चारा की व्यवस्था की, और अब चारा जो है वो जानवर खाते हैं, आदमी नहीं खाता। तो बयानबाजियों का यह दौर तो चल रहा था, लेकिन जो तेजस्वी ने कहा वो सच साबित हो गया। हाँ, जरूर। उन्होंने कहा कि रिचार्ज नहीं होगा, क्योंकि उनका भी मंशा यही है, मुकेश सहनी आगे ना बढ़े। देखिए, बैकवर्ड राजनीति वो करते हैं, पिछड़े की राजनीति करते हैं। जब उनके पिताजी जब बिहार में मुख्यमंत्री बने तो हमारे लोगों ने मजबूती से मदद की है, वोट दिए। जिनको जीन कहते हैं ना, वो जीन हम ही लोग हैं, अति पिछड़ा। जिसको पचफोरना बोलते हैं ना, वो पचफोरना हम ही लोग हैं, जिसके वोट को काउंट नहीं होता था। तो हम लोगों ने उनको 15 साल तक मुख्यमंत्री बनाया। जब हमारे साथ अन्याय हुआ और हमारे लोगों को जो मदद करना चाहिए सरकार में या सिस्टम में, जो उनको देना चाहिए, वो नहीं दे पाए। यहाँ तक निषाद समाज को गुमराह कर दिए कि गंगा जी को फ्री कर दिए कि मछली मारो, लेकिन मछली मारने का जब समय आया तो दूसरे लोग जबरदस्ती कब्जा कर लिए। तो जब हम लोगों को लगा कि हमारे जरूरी पूरा नहीं किए, तो नीतीश जी के, लालू जी को छोड़कर नीतीश जी के साथ आ गए, तो उनकी सरकार चले गए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव को भी पता है कि अगर इस समुदाय जो बगैर मांगे हुए वोट हमको मिलते रहा, ये डेवलप हो जाएगा तो फिर ये हमको वोट नहीं मिलेगा। वोट मिलने से पहले, जैसे लोकसभा में 3 सीट लिए, जैसे बीजेपी के साथ 11 सीट लिए, तो इसे समय के अनुकूल हम तो भाई वोट देना तो कुछ देना पड़ेगा तुमको, और जब देना है तो जो आदमी एक टिकट नहीं दे रहा था वो एक सीट देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, तो उनको ये चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो वो तो चाहते कि कभी खत्म हो जाए। उनके अंदर आत्मा में भी है कि मुकेश सहनी खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब वो तो ऐसा ही चाहेंगे, और उन्होंने भविष्यवाणी की है। और भारतीय जनता पार्टी या जो भी चीज़ें ऐसा हुआ, परिस्थिति आया, और ये मैं चाहता तो इसको रोक भी सकता था। मैं अपने वसूल से समझौता कर लेता, उत्तर प्रदेश चुनाव नहीं लड़ता। भाजपा जो बोल रहा है वही बात मानो, वो बोलता पार्टी विलय कर लो तो पार्टी विलय कर लेता, तो आज तो भाजपा के गोद में बैठे रहता। लेकिन मैंने ये उचित नहीं समझा। मैंने कहा कि जब मैंने विधायक बनाया ना, हमारी पार्टी ने, विधायक भाग गए, फिर कल विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, केंद्र में भी सरकार हम बनाएंगे। हमारे बिहार में हमारे दम पर, हमारे सहयोग से बिहार में जब सरकार हम बना सकते हैं,
भाई बिहार में हमारे दम पे सहयोग सरकार बनाना। 125 विधायक के सरकार जब हम लोगों ने बनाया, अगर 4 विधायक निकाल दीजिए तो 121 होता है, और 121 में सरकार नहीं बनना होता है। अगर बिहार में सरकार बना तो एक मल्ला के बेटा के सहयोग से बना। जब हम मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो फिर मैं अपने एमएलसी के लिए मैं क्यों परेशान रहूं? आज मैं, अब आप देखिए 6-7 सालों में मैं मुंबई को छोड़कर बिहार में आया, मैंने विधायक बनाया, सबको टिकट दिलाया, सांसद बनाया। जो आज लोग हमसे टिकट मांगते हैं, जो हमारे जात दूसरे के पीछे परेशान होते थे टिकट मांगने के लिए, आज बड़े बड़े ऊंची जाति के लोग, बड़े बड़े लोग आज हम पे, हमारे पीछे लाइन लगा के रहते हैं कि हमको टिकट दे दीजिए। आज 3 जगह को चुनाव होना है बिहार में, उपचुनाव होना है, तीनों जगह मजबूत कैंडिडेट आज हमारे संपर्क में है कि हमको सिंबल दीजिए, हम चुनाव लड़ेंगे। तो हम बोले ठीक है, पहले चुनाव आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन निकाल दीजिए, उस पर विचार करेंगे। तो आज ये हमारी ताकत बना है। भला जब हमारे पास लोग आ रहे हैं टिकट मांगने के लिए, तो हम किसी के पीछे क्यों भागे? चलिए इस पे भी और आएंगे हम। एक सीट मेरा जो एमएलसी का था, वो भाजपा ने गलत किया। वो मेरा जो डील का जो चीजें था वो नहीं दिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसका ब्याज के साथ, चक्रवृद्धि ब्याज के साथ एक ना एक दिन उनको लौटाना पड़ेगा। नहीं, एक वो भी थोड़ा आप बताइए बिहार तक के दर्शकों को कि आपके विधायक चले जाते हैं, पार्टी टूट जाती है, पार्टी के विधायक गए, पार्टी में आप थे, आप एमएलसी बने रहते हैं, फिर खबर निकल कर आती है, जो भी खबरें निकल कर आती हैं कि नीतीश कुमार ने कहा है कि मुकेश सहनी अभी इस्तीफा नहीं देंगे, एमएलसी पद तो रखे रहेंगे। अब उस वक्त क्या बातचीत हो रही थी? और चूंकि ये इसे इस तरीके से भी देखा जा रहा था कि जब आपके कोई विधायक नहीं रहे, आपके पास मंत्री पद नहीं रहा, बीजेपी काफी तल्ख थी उस गठबंधन में आपको लेकर, तो उसके बावजूद आप एमएलसी क्यों बने रहना चाहते थे? नहीं, एमएलसी का मेरा वो समय था ना, 25 मतलब पूरा- जुलाई तक, 25 जुलाई तक तो वो आप पहले डेट था। छोड़ सकते थे। नहीं, एमएलसी कैसे छोड़ देंगे? एमएलसी का जो डेट होता है वो डेट पे ही उनको ये होगा ना, उससे पहले आप कैसे क्यों रिजाइन करेंगे? एमएलसी का जो मेरा वो समय मतलब था, नीतीश कुमार से क्या बातचीत हुई थी आपकी? इस विषय में बहुत ज्यादा बातचीत नहीं हुआ। और नीतीश जी का सॉफ्ट कॉर्नर रहा उस समय में भी कि मुकेश जी हमारे मंत्रिमंडल से ना जाए, क्योंकि ये सरकार तो मुकेश जी ने बनाया ना, विधायक चले गए। अब विधायक भी वो आरजेडी में जाते तो एक समझ में आता कि हमारे विधायक आरजेडी में भागे, हमारे एनडीए में ही रहे, खाली पार्टी का नाम बदल लिए, वीआईपी 2 बीजेपी हो गए। तो उन मुख्यमंत्री जी चाहते थे कि ये चीज तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं और इसके लिए इतना बड़ा नई चीजें होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का था कि मुकेश सहनी को पहले रोड पे था और आज भी रोड पे लाना है, तो उनके इधर से प्रेशर था, तो वो उनके तरफ से प्रेशर था, तो फिर उन्होंने मंत्रिमंडल से हमें बर्खास्त किया, क्योंकि हमें बताया गया कि आप मंत्रिमंडल का से इस्तीफा दे दीजिए। तो हमने कहा कि हम क्यों दें इस्तीफा? जो सरकार हमने बनाया, जो घर हमने बनाया, उस घर में हम रहेंगे, और आपको निकालना है तो आपके पास अधिकार है, आप निकालिए। फिर उन्होंने जबरदस्ती, भाजपा ने हमें निकाला, उनके पास ताकत है, तो आज उनके पास ताकत है, उन्होंने निकाला। जब मेरे पास अपना ताकत आएगा तो हम भी उनको घर से बाहर निकालेंगे, हम भी बिहार से निकालेंगे उनको। जिस रोज हमारे पास ताकत होगा उस रोज हम भी उनको बिहार से बाहर निकालेंगे। अच्छा मुकेश सहनी जी, आप लगातार इस इंटरव्यू के दौरान भी बार बार कहते रहे कि बाप दादा जो थे वो मछली मारने का काम करते थे, और ये जो इंटरव्यू भी है आपके लिए सपने से कम नहीं है। मतलब एक लड़का जिसने कभी ये नहीं सोचा था आप बाप दादा जो थे मछली मारते थे, और आज वो हेलीकॉप्टर की सवारी करता है, तो एकदम आपकी भी कहानी जो है किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। तो वहाँ दरभंगा से फिल्म के सेट तक जो पहुँचने की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो मैं जानना चाहती हूँ। मैं 18 साल की उम्र में ही स्कूल से ही, मैं कॉलेज नहीं गया, मैं स्कूल से ही भाग के मुंबई चला गया। क्यों भागे थे? बेहतर जिंदगी के लिए। अब बहुत ज़्यादा उस समय बहुत प्लानिंग नहीं था, 18 साल की उम्र में आप क्या सोच लेंगे। हाँ, लेकिन बेहतर प्लानिंग, बेहतर अपने लिए मुंबई में भाग के गया। वहाँ पे गया तो 900 रुपये महीने पे नौकरी मैंने किया। दूसरे मुंबई में गोरेगांव में जनरल स्टोर में मैंने जॉब किया। कॉस्मेटिक का दुकान था जहाँ पे सब तरह का श्रृंगार का सामान वगैरह सब उपलब्ध होता है, तो वहाँ पे जॉब किया। फिर धीरे धीरे चीज़ों को हमने समझा। फिर फिल्म देवदास में हमें काम करने का मौका मिला एज ए लेबर। उस सेट पे हमने लेबर के तौर पे 500 रुपये रोज़ पे मैं गया, क्योंकि मुझे फिल्म सिटी घूमना था। और वो काम जो ग्लास कटिंग है ना, वो मेरे बगल के एक फोटो फ्रेम का दुकान हुआ करता था, वहाँ पे मैं बैठे देखते 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 मैंने सीख लिया था। और उस दुकानदार को मैं हेल्प कर देता था कि जब भी वो दुकानदार नहीं रहते तो उसका काम मैं थोड़ा कर देता था। शाम में मैं उसको कुछ पैसा देता था उसके दुकान पे सेल करके, तो वो उसके बदले में नाश्ता वगैरह सब खिलाते थे। तो मैं इस तरीके से चल रहा था, तो मैं वो काम सीख गया था, ग्लास कैसे कटिंग होता है। और फिल्म देवदास उस समय बन रहा था, उस समय बड़ा यूज बड़ा सेट बनना था,
तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े संख्या में कारीगर चाहिए था। तो इसके लिए पूरे बॉम्बे में ढूंढा जा रहा था कि ग्लास कटिंग करने वाला कारीगर चाहिए। तो ढूंढते ढूंढते कुछ फिल्म इंडस्ट्री के जो आर्ट डायरेक्टर होते उनके असिस्टेंट लोग आए और वो फिर हमें बोले कि फिल्म सिटी में काम करना है। तो हमने बोला अच्छा, क्योंकि फिल्म सिटी में हमें जाना था तो 500 रुपये रोज़ मिलेगा। तो हम देखे कि यहाँ 900 रुपये महीने में हमको मिल रहा है और यहाँ 500 रुपये एक दिन में मिलेगा और 3 शिफ्ट में पैसा मिलता था, एक दिन में 1500 रुपये मिल रहा था। तो हमने फिल्म सिटी में गया, फिर मैं वहाँ पे काम किया और ईमानदारी से काम किया। तो सब डायरेक्टर प्रोड्यूसर सब डायरेक्टर जानने लगे, पहचानने लगे। फिर मैंने जनरल स्टोर का जॉब छोड़ा और फिल्म इंडस्ट्री में ही फिर स्टार्टिंग में लेबर वाला काम कर रहा था। फिर धीरे धीरे वहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्टर बन गया और धीरे धीरे फिर काम बढ़ाते मैं गया, पैसा कमाते गया, वो पैसे को धंधे में लगाते गया और वो धंधे फिर धीरे धीरे बढ़ते गया। और फिर धीरे धीरे क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखता था, ईमानदारी से मुझे रहना है, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों पे ज़्यादा भरोसा वहाँ के लोग नहीं करते हैं। खास करके गुजराती मारवाड़ी लोग जो होते हैं वो व्यवसाय में होते हैं और वो आपको यूपी बिहार वाले पे ज़्यादा भरोसा नहीं करते। तो लेकिन मैंने वहाँ पे ईमानदारी से मैं काम करता था, समय पे उनसे सामान लेता था, समय पे उनको पैसा लौटा के देता था। तो वो लोग को भी भरोसा हमारे पर प्रति काफ़ी अच्छा आ गया और फिर धीरे धीरे अच्छा हो गया कि बहुत सारा काम मिलने लगा, बहुत सारा सेट बनाने लगा और फिर हमारे दुनिया धीरे धीरे पैसा भी आता था, खर्च भी करते थे, बहुत सारा अच्छे से ज़िंदगी भी जीने लगे। तो मतलब कुल मिला के मतलब अच्छा ज़िंदगी जीने लगे थे और अच्छा काम करते थे, मेहनत करते थे और ईमानदारी के रास्ते पे काम करते थे और जो भी पैसा कमाते थे उसमें से 33% टैक्स भी भरते रहे। तो और उसके बाद फिर ऐसा सिचुएशन आया कि बिहार में आया। अब मैं 10 साल तक बिहार नहीं आया था। आखिर आप इतना पैसा कमा रहे थे, इतना नाम कमा रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी फिल्में जैसा बजरंगी भाईजान का भी जो सेट है हाँ, आपने मैंने द्वारा बनाया हाँ, है गया है, लेकिन तब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको बिहार की राजनीति में आने का मन कर गया? ये मेरे लिए एक हादसा ही जैसा कह सकते हैं। मैंने बिहार में आना चालू हुआ 2010 से, छठ पूजा के लिए मैं आया और फिर धीरे धीरे गांव लेवल पे, क्योंकि वहाँ बेहतर ज़िंदगी जी रहा था तो लेकिन एक मशीन बन के रह रहा था, ज़िंदगी जी रहा था। भले मेरे पास सब चीज़ था, अच्छे घर थे, अच्छे गाड़ी थे, लेकिन वहाँ पे आप कितना भी पैसा कमाओ सुकून नहीं मिलता था। तो मैं गाँव जब आता था तो मुझे अच्छा लगता था। तो यहाँ पे आता था तो फिर मैं लोगों को जो कभी कल्पना नहीं करता था कि इन लोगों के साथ हमें बैठना उठने का मौका मिलेगा, वो लोग इज्जत देने लगे। गांव में गरीब लोगों के लिए जो भी मदद का काम कर सकता था मैं वो सब करने लगा। तो मेरा जो बैठक जो होता था, मेरे दोस्त लोग हमसे आके नहीं मिलते थे, दोस्त के पिताजी और दादाजी मिलते थे, जो हम लोगों के दादाजी लगेंगे या चाचा लगेंगे, यही उम्र के लोग हमसे मिलते थे, बैठते थे और कुछ ज़रूरी कुछ स्कूल बनाना है या कोई मंदिर बनाना है, कोई मस्जिद का कुछ काम कराना है, तो ये सब मैं करने लगा। तो मैं हर 2-4 महीने पे एक बार मैं आ जाता था, गांव में घूमता फिरता था, फिर 2-3 दिन में फिर मुंबई चला जाता था। तो उसी बीच में समाज के लोगों ने मुझे कुछ एक 2013 में प्रपोजल दिया कि आप सब चीज़ अच्छा है, एक समाज के लिए सम्मेलन करवा दीजिए। तो हमने बोला कि कितना खर्च होगा, तो उन्होंने बोला कि 1-2 लाख रुपया खर्च में हो जाएगा। तो हमने उस समय अप्रूवल दिया कि आप रैली कीजिए। फिर मैं 2014 में 1 फरवरी को मैं पटना में आया और मैं वो सम्मेलन का तैयारी में कराया और अच्छे से सम्मेलन कराया। जो उन्होंने 1-2 लाख बोला तो हमने 10-20 लाख रुपया खर्चा कर दिया उस समय में, मुझे याद है। और अच्छा सम्मेलन हुआ और जिला के लोगों ने मुझे अच्छे से मानने लगे कि मेरे अपने समुदाय में अच्छे पर्सन अच्छी जगह पे जाके काम कर रहे हैं। और जो मेरे दादाजी का या पिताजी का नाम नहीं सुनते थे, कौन है मुकेश सहनी, जनरली अभी तेजस्वी को अगर आप लोग मानेंगे तो पहले उनके पिताजी का नाम उनके सामने आएंगे कि लालू प्रसाद यादव जी के बेटा है तो ठीक है। और मेरे दादाजी का या पिताजी का ऐसा कोई नाम नहीं था। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कि ये कौन है मुकेश सहनी, तो लोगों ने डायरेक्ट मेरे नाम से जानने लगे, ठीक है। तो ये सिलसिला चला, मैं वो सम्मेलन किया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉपुलर हो गया। फिर लोकसभा चुनाव था, 2-3 महीने के बाद फिर लोकसभा चुनाव आया। ये मुझे अंदाज़ा नहीं था उस समय में। जब चुनाव आया तो फिर लोगों ने संपर्क करना चालू किया कि मुकेश सहनी का समर्थन मिल जाएगा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। तो लोग मेरे पास आए। तो मैं तो मुंबई का जात से मैं मला हूँ, लेकिन मुंबई का बनिया भी मैं हूँ। मैं पैसे में बनाते रहा। तो मैंने बोला कि चलो इसकी ज़रूरत है तो कुछ इनसे डील करना चाहिए। और मैंने डील उसी समय मंगल पांडे से लिखित में हमने कहा कि हमारे समुदाय को टिकट दे, आरक्षण लागू कराओ, विशेष राज्य का दर्जा दो। उस समय उनको ज़रूरी था, उन्होंने भी साइन कर दिया। और फिर जब उनकी सरकार दिल्ली में बनने के बाद
और कीर्ति आज़ाद सब चुनाव जीत लिए। हमने बहुत मेहनत किया, बॉम्बे से आके बहुत मेहनत किया। जीतने के बाद उन्होंने थैंक यू नहीं बोला, तो मुझे थैंक यू नहीं बोले तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि मैंने जिसके लिए इतना मेहनत किया, ना पटना वाला कभी थैंक यू बोला, ना कीर्ति आज़ाद जी थैंक यू बोले। तो मैं बोला जब मैं एक डिस्ट्रिक्ट में तामझाम करके इन लोगों को झुका सकता हूँ तो पूरे बिहार के 38 जिला को क्यों नहीं मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने मुंबई में रथ डिजाइन किया, मैंने देखा कि रथ कैसे कैसे डिजाइन होते हैं। हमने वो जो अपना अडवाणी जी रथ लेके निकले तो वो सब रथ को डिजाइन मैंने देखा, फिर सर्च कराया, फिर सब चीज़ बनाया और पूरे बिहार में 6 महीने के लिए टीम को बना के पूरे बिहार में घुमाया और 38 जिला में मुकेश सहनी को परिचय कराया। और जब 38 जिला में परिचय हो गया तो सब चाहते थे कि भाई अपने समुदाय में अगर कोई एक व्यक्ति आगे बढ़ के हम लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो उनके साथ हमें आना चाहिए। फिर मैंने 2015 में पटना में हमने एक रैली किया गांधी मैदान में और लोग काफ़ी खुशी उम्मीद लेकर लोगों ने पटना में रैली में आए थे। जिस समय में मैंने पहली बार ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल किया था उसका भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तो लोगों को अच्छा लगा कि भाई हमारे लोग हमारे हक अधिकार की अगर कोई बात कर रहा है तो हमें उनके साथ देना चाहिए। और बिहार में जब भी जिनके भी जैसे लालू जी ने भी हक अधिकार की बात किया तो उनके लोग उनके साथ रहा, इनफैक्ट पिछड़े समाज के लोग भी उनके साथ रहा। तो देश में जब भी किन्हीं के लिए जैसे मोदी जी भी आए कि मैं अच्छा दिन लाऊंगा तो कुछ लोगों का मन बना कि मोदी जी को एक बार लाया जाए। तो उसी तरीके से मैंने जो मेरा जो एजेंडा है कि निषाद को जब संविधान एक है, देश एक है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। जब हमें आज़ादी के समय में ही आरक्षण मिला तो बिहार में क्यों नहीं लागू है, हम क्यों ओबीसी में हैं, हम तो यहाँ पे एससी में रहने वाले लोग हैं, हमारे बंगाल में हमारे जात एससी में, तो हमको क्यों यहाँ पे रखा गया। और ये ठीक करने का काम किनका है, देश में जिनकी सरकार है उनको ठीक करना है। तो इस मुद्दे को लेकर हम लोग काम करने लगे। तो समय समय पे लोगों ने चीटिंग किया। उसके बाद हमने सोचा कि जैसे आप देखेंगे कि अटल जी की सरकार एक सांसद के लेके गिर गया, अभी हम 3 स्टेट में ताकत बना रहे हैं और 3 स्टेट में जब हमारे ताकत होंगे, हमारे वोट हमारे पास होंगे तो किसी भी पार्टी को 20-25 सीट पे गठबंधन करना पड़ेगा। और 25 सीट पे गठबंधन करेंगे, जाहिर सी बात 20 हम जीत के आ गए तो दिल्ली में आप समझ सकते हैं जिसके पास 20 को सांसद होगा उनका सरकार किस तरीके से होगा। भाई मेरी बात मानिए फिर आपका काम होगा। जैसे बिहार सरकार में भी हम मंत्री बने, हमने 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त मैंने बजट लिया, माननीय मुख्यमंत्री जी दिए। 7 निश्चय 2 के तहत हमारे विभाग को पहली बार जोड़ा गया और 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजट हमारे विभाग को दिया गया कि आप इसमें फिशरमैन के लिए जो करना कीजिए। तो मैंने मंत्री बनने के बाद मैंने पूरे बिहार में मछली बेचने के लिए जो हमारे लोग रोड पे बेचते हैं, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, उसके पास कोई जगह नहीं होता, तो मैं उसके शेड के लिए मैंने अलाउ किया कि हर पंचायत में बनना चाहिए कि वो भी अच्छे उनका दुकान हो चाहिए। एक सब्जी बेचने वाले के पास अगर एक दुकान है तो मछली बेचने वाले के पास क्यों नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए व्यवस्था किया। तो जाहिर सी बात उन्होंने हमें वो ताकत दिया, इसलिए मैं वो काम करने के लिए मैं उनके लिए उतरा। तो आज मेरे पास ताकत जिस रोज मिलेगा तो दिल्ली वाले सरकार को, भाई हम सरकार आपको बनाना है, ये देश का मुद्दा है, देश के लोग गरीब लोगों की बात है और इनको आपको करना नहीं करना तो फिर आप अपना घर रहिए, मैं अपना घर रहूंगा। मतलब ये मान लें कि एक धोखे से मुकेश सैनी जो है हाँ, राजनीति में आ गए और जिद, क्योंकि थैंक यू नहीं बोले तो वो जिद और एग्रीमेंट को पूरा नहीं किया वो जिद। और मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कभी सोचा नहीं वो मैंने पूरा किया। मैंने ये जो आज जगह पर बैठा हूँ, अब पहली बार मैं 5-5 लोगों के साथ में बीच में अकेले में फंसा हूँ, ये कभी कल्पना भी नहीं किया था और इतनी उपलब्धि मुझे मिल चुका है। तो मैं अभी से सोच रहा हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ, बगैर सोचे हुए मैं इस जगह पे पहुँच चुका हूँ। तो मैं तो अभी चाहूँगा कि मैं ये सब करूँ और कर सकता हूँ। मैं बहुत आसान है मेरे लिए। सैनी जी, राजनीति में विचारधारा बहुत मायने रखती है। हम पॉलिटिकल सवाल की तरफ लौटते हैं। आप ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं, प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। लालू जी की भी आप तारीफ करते हैं, तेजस्वी यादव आपके पीठ में छुरा भोंक देते हैं, ये वाला बयान भी आता है। तो कहीं ना कहीं मतलब राजनीतिक विचारधारा को लेकर के आप स्पष्ट नहीं हैं और साथ ही साथ मंत्री जब बनते हैं तो भाजपा की तरफ चले जाते हैं। विचारधारा मेरा स्पष्ट है। हमारे लोग मतलब गरीब लोग, ये विचारधारा स्पष्ट है। हमारे लोग और हमारे लोग गरीब लोग और गरीब जो भी हो, ठीक है। तो मतलब जाहिर सी बात है कि अगर हम काम कर रहे हैं, हम अपनी विचारधारा को पूरा करेंगे जब पावर में रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि पावर में अभी किस तरीके से विचार देश में चल रहे हैं। तो हमारा तो विचारधारा स्पष्ट है कि हमारे गरीब लोग, अगर लालू प्रसाद जी अगर कुछ अच्छा काम किए तो मैं क्यों ना उनकी तारीफ करूं। आज एक बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री के लिए अगर खड़ा हो तो क्या विचारधारा है कि उनको छोड़ देना चाहिए। भाई हम बिहारी हैं, गर्व से कहते हैं हम बिहारी हैं और बिहार का बेटा देश का प्रधानमंत्री अंदर खाने से सवाल
इसको लेकर के भी उठ रहे हैं कि मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी भी साधने की कोशिश कर रही है, जो बिहार में अभी राजनीतिक हलचल है उसको देखते हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी सहयोगियों की तलाश है। मुकेश सहनी का झुकाव किस तरफ होगा? मुस्कुरा रहे हैं आप, कुछ ना कुछ तो राज है। देखिए, मेरा अभी पूरा फोकस है तीनों स्टेट में काम करना, जीरो लेवल पे काम करना। अभी तक हम ऊपर में, सही बात है कि हम ऊपर से भी राजनीति किए हैं, लेकिन अभी ये ज़मीन पे हम राजनीति करने लगे हैं और ज़मीन पे हमारे लोग समझने लगे हैं। वोट बैंक की ताकत हम समझाने के लिए अभी हम ज़मीन पे काम करने लगे हैं। और मैं अगले साल दिसंबर में 2023 में हम अपने पत्ता को खोलेंगे। उससे पहले सिर्फ संगठन में काम करेंगे। कल क्या होगा किसको पता है। तो चुनाव होना है 24 में, तो 23 में दिसंबर में प्लान करेंगे कि क्या उचित होगा, पार्टी आगे बढ़े, हमारे सांसद जीत के आए, कैसे जीत के आएंगे, वो सब चीज़ के लिए है ना 23 में हम सोचेंगे। और बिहार के लिए क्या हित सही होगा, बिहारी के लिए क्या सही होगा, देश के लिए क्या सही होगा, देश के गरीब के लिए क्या सही होगा, उस समय में देश में कौन चेहरा बनना चाहेंगे और किसके पीछे हमें चलना चाहिए। आज मैं अभी स्पष्ट कह रहा हूँ कि अगर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के लिए अगर खड़ा होते हैं, लोग मान लेंगे। मैं तो मानने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई गठबंधन है तो सबको मानना चाहिए, मेरे मानने अकेले से नहीं होगा। सब अगर मान लेते हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है ना कि एक बिहारी देश का अगर प्रधानमंत्री बनते, जिस चीज़ के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अब 15-20 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी जिसमें फ्रंट में है, आगे हैं, उन्हीं का एजेंडा है कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दो। जिससे प्रधानमंत्री बनेंगे तो वो किससे मांगेंगे, उनको खुद करना है। और हम भी उनको याद दिलाएंगे कि सर मान तो आप ही का है और आप इस जगह पे पहुंचे हैं तो आप लागू करा दीजिए, और वो मुझे लगता है कि वो हो भी जाएंगे। तो बिहार का बहुत ऐसा मुद्दा है। अच्छा, आपको लगता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अगर हो गए तो मेरे लिए तो अच्छा होगा ना कि विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, थोड़ा सा विशेष पत्ता पैकेज मिल खोल जाएगा। दीजिए, थोड़ा सा पत्ता खोल दीजिए। आप कह रहे ठीक है हम नाम पे नहीं जाते, आप कह रहे 2023 में आप पत्ते खोलेंगे। हाँ। लेकिन मुकेश सहनी अपने फैसले के लिए जाने जाते हैं। कुछ बात अगर ऐसी राज की बात हो जो आप, मतलब चूंकि आप प्रधानमंत्री पद के रूप में उन्हें तो देखना चाह ही रहे हैं, आप किसको बेहतर मानते हैं? नीतीश कुमार और आरजेडी का जो गठबंधन है अभी बिहार में जो सरकार चल रही है, उस सरकार को बेहतर मानते हैं या एनडीए की सरकार को बेहतर मानते हैं? इसी से बहुत सारी चीजें खुल के आ जाएंगी। देखिए, पहले जो सरकार जी और अभी जो सरकार तो एक ही है भाई, नीतीश कुमार। आईने वही रहते, चेहरे बदल जाते। नीतीश कुमार जी हैं, हाँ। ठीक है। खाली फर्क क्या हुआ, ये अग्निवीर का योजना के तहत कुछ भारतीय जनता पार्टी का विधायक रिटायर हो गए, ठीक है, और नए वैकेंसी के तहत आरजेडी के कुछ विधायक मंत्री बन गए। मुख्यमंत्री तो वही है। तो यहाँ पे एनडीए और यूपीए नहीं कीजिए, यहाँ पे नीतीश कुमार जी, ठीक है। बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ, ठीक है। और ये जो बहुत सारा चीज़ें बिहार को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बोल रहे जंगल आ जाएगा, ये आ गया हो गया, भाई कल भी ये सब चीज़ें था। हत्या मर्डर जो कल भी था, इसको सरकार कल भी गंभीर थे रोकने के लिए, और आज भी वही सरकार गंभीर है रोकने के लिए। ये सारे चीज़ पहले भी था। कल सिर्फ आपको हटने से अगर अपराध बढ़ गया तो मुझे लगता आप ही करा रहे हैं। कल आप सरकार में थे तो नहीं हो रहा था, अपराध बढ़ रहा था, और आप सरकार से बाहर गए तो आपको लगता है कि हमारा सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये सब चीज़ कर रहे, तो आपके ऊपर तो एलिगेशन लगना चाहिए कि आप ही करा रहे हैं। तो देखिए, और ये चीज़ें बिहार के बाहर सुनने में अच्छा नहीं लगता है कि बिहार में जंगल राज है, ये है। बड़े बड़े उद्योगपति कैसे आएंगे? आप बिहार को ख़त्म करना चाहते हैं, बिहार से दुश्मनी है, तो आप ये बोलिए भाई, आप राजनीति कर रहे हैं, आपकी पार्टी है, विचारधारा, आप नीतीश कुमार को अब जो डिग्री में उसको आप परेशान करना कीजिए, लेकिन बिहार बदनाम ना हो, वो उस पर ध्यान रखना है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि भाई बिहार को बदनाम मत कीजिए। नीतीश जी को आप घेरिए ना, जितना घेरना घेरिए ना, वो आपके साथ अच्छा किए बुरा किए आप घेरिए। आप बताइए कि नीतीश जी को मन नहीं है दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे, क्या गुनाह किए? और आपने मेरा विधायक को अपना विधायक बना लिया, कितना बड़ा गुनाह किया? और आपके छोड़ के उधर सरकार बना ले, कोई गुनाह क्या है भाई? कल अगर आपके पास भी इतना अगर बहुमत होता तो आप भी छोड़ देते। तो ये चीजें समझना है देश को, ठीक है, राज्य के लोगों को समझना है। और भारतीय जनता पार्टी को जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं देश में। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। एक कहावत है, मुकेश सैनी जी ने सुनी होगी कि खूब पर्दा है, चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। तो
तो कुछ ऐसा ही जो है आपका हाल लग रहा है मुकेश सहनी जी। अभी भी आपसे पूछा गया 2024 में किधर होंगे, आपने कहा अभी बहुत जल्दबाजी होगी इसका जवाब देना। उसके बाद एक तरफ आप कहते हैं कि अगर बिहार का बेटा लाल किले से झंडा फहराता है तो ये गौरव की बात होगी आपके लिए। तो अब इसमें हम क्या समझे, क्या हम ये समझे कि मुकेश सहनी अभी भी कंफ्यूज है? नहीं, कंफ्यूज नहीं है। या फिर ये हम समझे कि अभी भी इंतजार में है कि दिल्ली के आला कमान से एक कॉल आ जाए और बात बन जाए? नहीं, इसका तो मैं कल्पना नहीं करता हूँ। ये तो मैंने ऑफर है ना भाई, जिनको प्रधानमंत्री बनना उनको आना पड़ेगा, हमारी बात को मानना पड़ेगा और फिर हम विचार करेंगे। बात करने में राजनीति में स्वतंत्र हैं सबको, ठीक है। हमें तो उस समय में देखना कि बिहार का हित क्या होगा, हमारे लोगों का हित क्या होगा, जिस एजेंडा को लेकर हम चले वो एजेंडा का क्या होगा, गरीब का कैसे कल्याण होगा, उस समय में हमें सोचना है। जो चीज़ आज स्पष्ट नहीं हुआ उसमें हम कैसे आगे निकल जाएंगे। आज एक बार आप मेरे को यह स्पष्ट कर दीजिए कि यूपीए और एनडीए का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होंगे। जब स्पष्ट हो जाएगा तो मैं भी अपना पत्ता खोल दूंगा। और मैंने ये कहा कि एक बिहारी अगर देश का प्रधानमंत्री बनता तो ये मेरे लिए ऐसे गर्व की बात है। और उस समय में हम देखना है कि हमारे हित अगर इसमें है, बिहार का हित में, तो हमारा समर्थन होगा। तो समय चीज़ें, कुछ पॉलिटिकल पार्टी हम चला रहे हैं, हम अपनी रणनीति कैसे दुश्मन को बता दें। अगर हम अपनी रणनीति बता देंगे तो फिर फिर आगे बढ़ के वो काम करने लगेंगे। तो मेरा काम रहेगा कि भटका के रखना। मतलब नीतीश कुमार से राजनीति, मुतासिर हैं? हाँ, नीतीश कुमार से मुतासिर है मुकेश? नीतीश कुमार जी को मैं हमेशा मानते आया हूं और हमेशा मानते रहूंगा कि इन लोगों ने, लालू प्रसाद यादव जी को भी, कि इन लोगों ने पिछड़े समाज के लिए, गरीब लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं और आपस में भाईचारा बना के राजनीति किए हैं, बंटवारा करके राजनीति नहीं किए हैं। ठीक है, बहुत कुछ करना था, इस पे चर्चा होना है कि जितना करना चाहिए उतना नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कोशिश की है। हाँ, हमें मौका मिलेगा या तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मौका मिलेगा या भारतीय जनता पार्टी को, हमें उससे बेहतर करना है, ये इसको हमें मंथन में लेना है। लेकिन जो किए वो कम नहीं किए हैं, ठीक है। इस पे चर्चा होगा कि कम किए ज़्यादा किए, लेकिन जो भी किए हम तो मानते हैं कि अच्छा किए हैं। आज उत्तर प्रदेश में जाके हाल देखिए, पिछड़े समाज का, दलित समाज का क्या हाल है। इस तरीके से बुरा हाल बिहार में नहीं होता है। घर पे घुस के पकड़ के पीट के मारते हैं और जला देते हैं। ये उत्तर प्रदेश में, तो हमारे बिहार में ये घटना आपको कम दिखेगा। और खास करके दलित, पिछड़ा, ऐसे वर्ग के साथ जिसके मतलब कोई बोलने वाला नहीं हो, उनके कोई देखने वाला ना हो, ऐसे समाज के साथ लड़ना है ना। आपके शरीर में ताकत है ना, तो आप चले जाइए, बड़े बड़े आदमी से लड़के दिखाइए। इंडिविजुअल हम कहते हैं पूरे बिहार में सब नेता को, अगर आप में ज़्यादा क्षमता है, ताकत है, तो आप हमसे अकेले लड़के दिखाइए। आप हमारे लोगों को सच क्यों लड़ना चाहते हैं, बेवजह से झूठा केस में फंसा देना। तो ये सारे चीज़ें गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ने वाले को मैं हमेशा सपोर्ट करूंगा। और लड़ाई लड़े हैं, नीतीश जी भी लड़ रहे हैं, लालू जी भी लड़े हैं। हाँ, उनके बेटा में वो क्वालिटी नहीं है। जिससे जो लालू जी वाला क्वालिटी आ जाएंगे तो मैं भी उनको छोटा भाई पहले भी मानता था, आज भी छोटा भाई मानता हूँ और आगे भी मानते रहूँगा। अगर वो क्वालिटी नहीं आएंगे तो हम कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, एक और सवाल, चूंकि बीच में इसकी चर्चा हो गई थी, 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होंगे और अभी से आप माहौल बनाने लगे इन 3 सीटों को लेकर कि वीआईपी पार्टी वहां पर अपने मजबूत उम्मीदवार को दे सकती है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि पिछले चुनाव में जैसे हमने बोचहा देखा, एक उदाहरण था बोचहा, बोचहा में आपने जिस तरीके से वोट लाए आपके पार्टी को, चूंकि वहाँ कैंडिडेट भी काफी स्ट्रांग थी वो, तो क्या ये माना जाए कि आप तेजस्वी को मजबूत कर रहे हैं बीजेपी से खुन्नस निकालने के लिए, क्योंकि वो जीत उधर हो रही है? हाँ, ये अभी समीकरण ही बिहार का ऐसा है, तो क्या आप और हम क्या कर सकते हैं। ये बात सही है, मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी मैं लड़ाई लड़ूंगा तो एनडीए को ज़्यादा नुकसान होगा, महागठबंधन को इसका लाभ मिलेगा, ये सत्य है। चिराग पासवान जी भी अगर बिहार में चुनाव अकेले लड़ते हैं तो एनडीए को नुकसान होगा, महागठबंधन को फायदा होगा। और 2020 में आपको देखने के लिए भी मिला। तो मतलब क्योंकि एनडीए के पास बहुत वोट नहीं है, ये एनडीए है ना चंदा करके इकट्ठा किए। आरजेडी के पास जो एक वोट है 30%, उनका जो 2 वोट जो है एमवाई 30% है, और उनको बहुत ज़्यादा वोट चंदा करने की आवश्यकता नहीं गिरता। अगर कैंडिडेट अच्छा है, वो कैंडिडेट अपना 10-20 हज़ार वोट ले आए तो जीत सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास है ना अपना बेस वोट कुछ नहीं है। इन्होंने बाजार में इधर उधर हर जाति में से थोड़ा थोड़ा वोट उन्होंने कलेक्ट करने का काम करा। वो 5 किलो चावल देने का नाम हो या जो भी हो, इस तरीके से चीज़ें करके, ड्रामा करके, हिंदू मुसलमान करके, धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, मतलब जैसे भी उनको, वो उनकी कलाकारी है, ठीक है। तो वोट मिल रहे हैं तो चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन एक मुठ वोट नहीं है। एक जो होता है ना कि
वो सबको लेके वोट है। तो उसमें से जाहिर सी बात है, अब मुकेश सहनी अगर नाराज होंगे तो ये वोट अगर कट गया तो उनका नुकसान, पासवान जी नाराज होंगे तो वो नुकसान, कोई बनिया समुदाय से कोई बड़ा नेता अगर नाराज हो गया तो वो वोट अगर घिसक गया तो उनको नुकसान। तो जिनको चंदा करके अगर काम करना तो उनके लिए तो दिक्कत ही है, उनको सबको फिर से रखना पड़ेगा। आरजेडी अपनी जगह पे उनका एक एमवाई वोट है, हाँ उसके ऊपर आगे बहुत ज़्यादा भी वोट उनके पास नहीं है, लेकिन अच्छा अगर कैंडिडेट होगा वो 20-25 हज़ार वोट लाएंगे तो आरजेडी हर जगह चुनाव जीते। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल आप इन बोचहा की बात करिए, आने वाले दिनों में 3 जो उपचुनाव होंगे उसके जरिए आप अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप महागठबंधन से भी बार्गेन कर सकें, आप एनडीए से भी बार्गेन कर सकें? ये बात सही है, तो ये तो सही है ना। हमारे पास जितना वोट आएगा, जितना ज़्यादा परसेंटेज वोट होंगे, उतना और लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई इनके पास ये वोट है, मेरे साथ नहीं आया तो फिर मेरी सरकार नहीं बनेंगे। आज भाजपा को ये डर होना चाहिए कि मुकेश सहनी मेरे साथ नहीं होगा तो उनका सरकार ज़्यादा कैंडिडेट जीतेंगे नहीं। और वही जगह महागठबंधन को भी ये डर होना चाहिए कि समय रहते इनसे ना संबंध किया जाए, दोस्ती बढ़ाया जाए, तो ये अगर उधर चले गए तो फिर हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो उनको डरना चाहिए, और इसी डराने के लिए तो हम यहाँ पर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस चुनाव तो हम हमेशा लड़ते हैं जीतने के लिए, लेकिन ये बात सही है कि मेरे पास अपने पास वो बेस वोट नहीं है कि अकेले चुनाव जीत ले, और ये बिहार में किसी भी पार्टी में नहीं है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ कि अकेले अकेले हर पार्टी चुनाव लड़े, तो ये शक्ति किसी में नहीं है, ये मेरे पास भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अगला चुनाव में लोगों को सोचना है। अब मैं यहाँ पे चुनाव लड़ता हूँ जीतने के लिए, 18% मेरे पास है, अच्छा कैंडिडेट मिल गए, वो वोट वो कैंडिडेट का एक अपना पहचान अगर हुआ, वो भी अपने 20-25 हज़ार वोट जोड़ लेंगे तो हम चुनाव जीत लेंगे। हाँ, अगर वो कैंडिडेट अगर वोट नहीं जोड़ पाएंगे तो हमारे चुनाव कैंडिडेट नहीं जीतेंगे, क्योंकि एक तरफ महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, तो दोनों का गठबंधन में तो जाहिर सी बात हम अकेले लड़ रहे तो ये समस्या है। हाँ, अच्छे कैंडिडेट देंगे, ट्रायंगल फाइट करा देते हैं, जीना हराम कर देते हैं, पसीना बहा देते हैं। जैसे बोचहा में आपने देखा कि एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य का नेता को उतार दिए। उस क्षेत्र में जितना गांव में एक कहावत है कुत्ता बहुत भटकता है, जितना उस गांव में कुत्ता नहीं घूमता होता उससे ज़्यादा नेता उस समय में घूमते रहते हैं। और ये हालत कर देते थे पूरा। वो आप मुजफ्फरपुर के सारे होटल बुक है, बड़े बड़े नेता उतर गया, मुख्यमंत्री से लेकर पूरा केंद्र के मंत्री को, गिरिराज सिंह से लेकर बड़े बड़े नेता को उतार दे रहे हैं, और एक सीट नहीं जीत पाते हैं। तो ये मेरी ताकत है। अगर मैं वहाँ पे अगर चुनाव नहीं लड़ता तो आज ये भारतीय जनता पार्टी को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। और जब मैदान में मैं आ गया तो महागठबंधन के भी सारे नेता को उतारना पड़ा। महागठबंधन के पास भी जितना विधायक थे उस समय में, खुद तेजस्वी प्रसाद यादव जी जाके मुजफ्फरपुर में कैंप कर लिए, वो भी देख रहे थे कि इस लड़ाई में कहीं हम पीछे ना हो जाए। तो ये जिद मेरे वजह से हुआ, तो ये तो मैंने दोनों तरफ मैंने उतना ही पसीना छुड़ाया। समझिए कि एक ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसमें ऐसा हो कि नीतीश कुमार देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हो जाएं, और दूसरी परिस्थिति ये हो कि बीजेपी कहे कि हमको आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, तो फिर मुकेश सहनी क्या करेंगे? मंजूर नहीं है, अगर समय है, अगर सरकार में आप हैं तब तक तो पूरा कीजिए। मंजूर क्या है भाई? मंजूर तो आपको तो 2014 से आप बोले कि मंजूर है, हम करेंगे, लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो आपको मंजूर है तो लागू कर दीजिए, आप नोटिफिकेशन कर दीजिए, खुले मन से आप ऐलान कर दीजिए कि हम करना, इसमें कुछ करना नहीं है, आदेश निकालना है भाई ये बंगाल में ये समुदाय को अगर आरक्षण मिल रहा है तो बिहार में क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें कोई कैबिनेट से पास करने के लिए चीज़ नहीं है, ये सिर्फ आदेश करना है कि भाई इसके पिछड़ी जाति में जो इसका नाम है ओबीसी में, ओबीसी लिस्ट से इसका नाम को डिलीट कर दो और नए सर्टिफिकेट इनको एससी का उनको दे, खाली एक लेटर निकालना है और हमारे लोगों को समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो आप कर दीजिए, तो फिर मैं आपके साथ हूँ। मैं तो बोला ना, मेरी जान भी मांगेंगे तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, खाली ये काम पूरा कर दीजिए। एक और सवाल, मतलब मेरी तरफ से ये पॉलिटिकली आखिरी सवाल। आप बार बार कहते हैं कि कोई मुख्यमंत्री होता मैं उप मुख्यमंत्री होता, तेजस्वी मुख्यमंत्री होते मैं उप मुख्यमंत्री होता, तो मुकेश सहनी को कभी लगता नहीं कि वो भी मुख्यमंत्री पद की रेस में आ सकते हैं? बार बार उप मुख्यमंत्री पद तक ही क्यों आप बोलकर रह जाते हैं कि मुझे उप मुख्यमंत्री बना देते तो वो मुख्यमंत्री बन जाते? मैं आपके चैनल से आज मैं घोषणा करता हूं कि मेरी पार्टी सपना देखने लगे कि हमारे अपनी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, चाहे वो कल हो, 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 साल लगे, लेकिन हम अभी सपना देखना चालू कर दिए कि हमारी पार्टी भी प्रोजेक्ट करेंगे मुख्यमंत्री का। वो मुख्यमंत्री कौन जनरेशन होगा, मेरी जनरेशन होगा या मेरे आने वाला जनरेशन होगा, वो समय पे हमारे मेहनत के ऊपर है, ठीक है। लेकिन हम भी सपना देखते हैं कि हमारी पार्टी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करे, और अभी हमारे पास वो ताकत नहीं है। तो अभी फिलहाल तो हम सेकेंड स्टेप ही हम चाहते हैं कि कोई दे दे, ताकि वहाँ पर रह के कुछ काम कर ले। क्योंकि आप
हम तो लालू जी के घर में या पासवान जी के घर में तो जन्म नहीं लिए, सोना का चम्मच तो हमारे हाथ में मिला नहीं, हम तो संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। तो हम तो चाहते हैं कि धीरे धीरे काम भी करें, सीखते भी रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, तो अभी फिलहाल मंत्री बने हैं तो बहुत बड़ा अनुभव आया, सीखे हैं। तो हमारा यह है कि भाई आप मेरे वजह से आप मुख्यमंत्री बनते हो तो हमारी पार्टी को डिप्टी सीएम बनाओ। तो पहले अभी डिप्टी सीएम बनेंगे, फिर जरूरी पड़ेगा जब हम लोग काम कर लेंगे, लोगों के बीच में आ जाएगा कि हाँ एक मल्लाह का बेटा भी राज्य के अच्छा से चला सकते हैं, काम कर सकते हैं, हर गरीब लोगों को देख सकते हैं। जब जनता का अगर प्यार आया तो जाहिर सी बात है फिर हमारी पार्टी अपने दम पे भी सरकार बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें कुछ जनता के बीच में दिखाना है। आज तो सिर्फ मुझे जो है जो हमारा कोर वोटर है निषाद के सभी उपजाति, वो मुझे अपना हीरो मान रहे हैं आज मेरे जात के नाते, अपने के नाते। अब दूसरे लोगों के बीच में हम तो कुछ काम करेंगे तो हीरो मानेंगे। हाँ ये बात है, बिहार में लोगों को ये है समझ कि मुकेश सहनी संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, ये सब चीज़ें उनको पता है कि कितने नीचे स्तर से यहाँ तक आए हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छा काम किए तब ना यहाँ पे आए। तो ये सब चीज़ें लोगों के बीच में, लेकिन कुछ काम हमें करना पड़ेगा। जैसे अभी इस विभाग में हम आए, मंत्री बने, तो 10 लाख पशु, हाईब्रिड का पशु को हमें बिहार लाना था और गरीब किसान को उनको 90% अनुदान पे देना था और उसके लिए 7,000 करोड़ रुपया खर्च होता और एक दूध में एक बड़ा क्रांति आता। अब 10 लाख पशु आना मतलब आपको कम से कम राज्य में 70-80 लाख लीटर दूध पर डे बढ़ जाना, और 70-80 लाख लीटर दूध बढ़ना मतलब अभी हमारे पूरे राज्य में सिर्फ 18-20 लाख लीटर दूध उत्पाद होता है। और वही महाराष्ट्र में चले जाएं, सिर्फ 5 जिला में 1.25 करोड़ लीटर दूध पर डे वो उत्पाद होता है। तो 1.25 करोड़ लीटर दूध का मतलब रोज का 50 करोड़ रुपया उनको आमदनी हो रहा है उस 5 जिला को, और हमारे पूरे राज्य में सिर्फ 20 लाख लीटर दूध हो रहा है। हम अगर 1 लाख करोड़ लीटर दूध कर दे तो हमारे राज्य को 40 लाख रुपया रोज का, 40 करोड़ रुपया रोज का इनकम हो जाएगा, 1200 करोड़ रुपया का सालाना इनकम हो जाएगा। तो मेरा जो पॉलिसी है तो वो हम इसमें काम करना चाह रहे थे। तो फिलहाल हम सरकार में नहीं है, तो इसलिए हमने जो भी प्रोजेक्ट लाया था सारा चीज़ में अभी प्रेजेंट जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनको डिसीजन लेना है। हम ये सब चीज़ कर रहे थे। हम लोग चाह रहे थे कि युवा जो हमारे लोग गांव से 8,000 10,000 के नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, हम एक स्मॉल डेयरी का निर्माण कराते, 150 पशु को पालेंगे, वहाँ पे 10 लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और वहाँ पे दूध उत्पाद करके वो अपने घर भी चला सकते हैं, लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। और बिहार में जितना दूध की ज़रूरत है उतना हम लोग दूध उत्पाद नहीं कर पाते हैं, जबकि हमारे पास पानी है, हरियाली है, सब चीज़ रहने के बावजूद भी उस तरीके से नहीं काम कर पा रहे। तो इसमें भी बहुत बड़ा क्रांति आता अगर किसी युवा को 30% 40% सब्सिडी दे देता, उस पर मेडिकल फैसिलिटी दे देता, अच्छे चारा का व्यवस्था कर देता। जैसे हमने विधानसभा में भी कहा कि सरकार की तरफ से चारा मुहैया कराएंगे, इंसान नहीं खाएंगे, पशु के लिए होगा। तो उसी तरीके से हम लोग उसको घर तक पहुंचा दें, ठीक है, इंसान ना खाएं, अगर उसके घर तक पहुंचेंगे तो बिहार में ये सब में बदलाव होता। और जब बदलाव होता 10 लाख परिवार खुशी करता कि हमारे स्कीम पे हमारे वजह से ये उनके बेहतर हुआ, तो जाहिर सी बात है भविष्य के बारे में हमारे लिए सोचते कि और आगे हम कुछ कर सकें। मुकेश सहनी जी कहते हैं कि मुकेश सहनी नाम है मेरा, मैं झुकूंगा नहीं। फिल्मी छवि आप में दिखती है और आप एग्रेसिव नेता भी हैं। ये बता दीजिए, मुकेश सहनी सन ऑफ मल्लाह की जो नैया है वो भी अभी बीच मझधार में है कहीं ना कहीं, मतलब आप किसके साथ जाएंगे? ये तो 2023 में आपने बताया पत्ते खोलेंगे। मेरी नैया बीच मझधार में नहीं। हम उस कुल से आते हैं कि भगवान श्री राम को हम लोग नैया पार लगाए थे। हमारे पास नाव है, आपको पार होना तो हमारे नाव पे बैठिए, पार लगाएंगे। डगमग तो हो रहा है नाव? नहीं, डगमग नहीं हो रहा है। डगमग हो तो सब डूब जाएंगे। जब भगवान राम बैठे थे तब डगमग नहीं हुए और उनको हम लोग पार उतार दिए थे। तो आज किसको भी पार उतारेंगे 2023 में? अच्छा एक बात बता दीजिए, कंफर्ट किसके साथ थे आप? एनडीए गठबंधन के साथ? जो निषाद समाज के साथ न्याय करे। उस समय में हम लोग, हमारे पूर्वज भगवान से कुछ नहीं लिए, सिर्फ पार उतार दिया। उनसे एक ही प्रार्थना किए कि हे प्रभु, हमने आपको अभी पार लगाया है, हमें उस जगह पे पार लगा देना। लेकिन हमको पार नहीं लग रहे हैं। यही राम के नाम पे राजनीति लोग कर रहे हैं, लेकिन राम को पार लगाने वाले लोगों का जो मझधार में फंसे हुए हैं। तो हमें अगर पार लगाएंगे अभी तो हम उसको पार लगाएंगे। जो आदमी हमें पार नहीं लगाएंगे, नाव पे बैठाएंगे, बीच नदी में पलट देंगे, बीच नदी में पलट देंगे तो खत्म। ठीक है, और हम तो मछुआरा है, तैर के निकल जाएंगे। भाई हम तो 75 साल से उम्मीद पे जी रहे हैं ना, और आगे जिएंगे। और जो सपना तो उनको चूर चूर होगा जो प्रेजेंट में उस जगह पे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम पार उसी को लगाएंगे जो हमारे नाव पे बैठेंगे और हमारे कंडीशन को पूरा करेंगे।
ठीक है, मेरे दो सवाल हैं आपके लिए। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि एक हिट लिस्ट आपने बना रखी है, जरा उसके बारे में बताइए। 6 नेताओं के नाम है उस हिट लिस्ट में, और ये बता दिया है कि एक जो है निषाद समाज से है। नहीं अच्छा, ये नहीं बताया। नहीं, अच्छा, हिट लिस्ट बनाई है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। 6 नेताओं के नाम है, कौन कौन है वो नेता? नाम तो नहीं बोल पाऊंगा, नहीं, लेकिन मतलब उनके आप तो एकदम बेबाकी से बात नहीं, करते देखिए हैं। क्या है कि ये जो गठबंधन में जो मेरे विधायक को भारतीय जनता पार्टी में मिलाया गया, और जो मेरे साथ जिस तरीके से चुनाव के समय में एग्रेसिवली लोग ने बयानबाजी किए हैं, जबकि उनका अस्तित्व कुछ नहीं है, सिर्फ बयानबाजी किए, और कुछ लोगों ने दिल्ली को गुमराह करके और इस तरीके से रणनीति बना के हमारे विधायक को ले लिए, जो हमें कह सकते कि हमारे जो सपना को चूर चूर किया, हमारे लोगों के सपना को चूर चूर किया, और हमको बहुत साल पीछे कर दिए हैं। ठीक है, आप कह सकते हैं कि हम 20 महीने का समय मांग रहे हैं, तो हमने पीछे हो गए। तो ऐसे कुछ नेता हैं जो उन्होंने, उनका बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है, और इस नेता को हमको जब भी मौका मिलेगा, इनको हम लोग ठिकाना लगा देंगे। कैसे ठिकाने लगाइएगा? राजनीतिक पावर से। अच्छा, मुझे लगा वो पावरलेस। वाला ठिकाना तो नहीं, कह रहे हो वो कैसे? वो वाला नहीं, वो वाला ना हम लोग को पसंद है, ना उस जगह पे हम लोग चलने वाले हैं। राजनीतिक जो पावर को लेके उनको लगता है कि हम ही सब दिन रहेंगे। वोट मेरे पास है भाई। एक भाजपा में कोई एक नेता को बता दीजिए कि बोल दीजिए, चैलेंज करता हो कि चलो तुम भी एक रैली करो, जगह और टाइमिंग तुम बताओ, हम भी एक रैली करते हैं, और दिखा दो कि किसके पास ज़्यादा भीड़ आता है। हम भाजपा के कोई भी नेता स्टेट में है ना, उनको हम चैलेंज करते हैं, वोट मेरे पास है, तुम राज कर रहे हो, और उसके बाद भी जरूरी से ज़्यादा तुम बोल रहे हो, सीएम देखने का सपना देखते हो, अब 5 को वोट नहीं दिला पाओगे भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, तो ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में है, और जरूरी से ज़्यादा वो काम करने लगते हैं। ठीक है, और समीकरण को देखे बगैर, तो उन लोगों को समय आने पर सबके लिए मैंने किलाबंदी कर दिया है, घेराबंदी कर दिया है। अब हमारे सब जगह ऑफिस खुल चुका है, ऐसे ऐसे नेता के लिए ऐसे ऐसे लोकसभा पे हमने टीम सेट कर दिया है, और आपको हमारे ऑफिस का उद्घाटन का डेट से मिलाएंगे, लोकेशन से मिलाएंगे, तो आपको कुछ नेता का समझ में आ जाएगा कि ये लोग नेता टारगेट हो चुका है। ठीक है, अभी हम लोग हाल फिलहाल, नाम लेने में क्या हर्ज है? नहीं, नाम क्या लेना है, जो लोग हमारे साथ गलत किए उनको पता है। आपके इंटरव्यू से उनको एहसास हो गया कि हम ही को टारगेट करते होंगे। ठीक है, जो गलत किए हैं तो उनको पता है कि हमने चोरी किया, तो उनको पता है, और हमारे लोगों को बहुत हद तक पता है। अब नाम क्या लेंगे, उसको समय आएगा तो उसको हम ठीक करेंगे। मुकेश सैनी जी, आपने पहले भी कहा कि आपको बीजेपी ने पहले भी धोखा दिया था 2014 में, जैसे आपने बताया कि मंगल पांडे ने जो आपसे वोट ले लिया, हाँ, और वादा उसके को पूरा नहीं किया। पूरा नहीं किया। फिर भी आप जब 2020 में सरकार बनती है तो उनके साथ फिर क्यों गए? एक उम्मीद, देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम होता है, और देश में अभी सरकार जो है ना नरेंद्र मोदी जी की है, और उन्हीं के अनुशंसा पे देश में काम होना है। राज्य सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2015 में ही अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी है कि इस समुदाय को आरक्षण की आवश्यकता है, इनको लागू कराया जाए। लेकिन ये पेंडिंग जो है ना, केंद्र सरकार को निर्णय लेना मतलब है। बीजेपी जो है वो आप लोगों के साथ बार बार धोखा कर रही है। अब कह सकते हैं, इसमें कोई ये नहीं है। सही बात है कि 2015 में भी उन्होंने एग्रीमेंट किया, और आप बात माने कि आपको करेंगे, फिर मदद लेने के बाद काम नहीं किए। 2020 में भी हमने सोचा कि केंद्र में सरकार है मोदी जी का, और उन्हीं को करना है, और 4 साल है, तो हम अपने लोगों को काम कराने के लिए हमको जहाँ पे भी झुकना पड़ेगा हम झुकेंगे। हमने तो कहा ना, अगर हमारे जान भी अगर चाहिए तो हम दे देंगे हंस के, लेकिन वो जो समस्या है ना उसको दूर करें, काम करें। तो हम एक उम्मीद पे उनके ऊपर भरोसा किए हैं, और वो भरोसा के अनुकूल वो नहीं फिट बैठते, तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो संघर्ष ही कर सकते हैं, हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास AK-47 है नहीं कि हम जाके किसी के साथ कनपट्टी पे लगा के काम करा लेंगे, और ऐसा करना भी नहीं है। लोकतंत्र पे, संविधान पे हमें भरोसा है, और बाबा साहब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं। संघर्ष कीजिए, मजबूती से अपने लोगों को यूनाइट कीजिए, और निश्चित तौर पे एक समय आएगा, जिस जगह पे लालू जी पहुँचे उस जगह पे आप भी वैसे काम कीजिएगा तो वहाँ पहुँच सकते हैं। जिस जगह पे मैं पहुँचा हूँ उस जगह पे लोग मेरे जैसे काम करें तो वो यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो हम वो संघर्ष करने वाले लोग हैं, और हम संघर्ष करेंगे। ठीक है, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे। आपका एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था मुकेश सैनी जी। उस वीडियो में बाकायदा आप पुलिस स्टेशन में हैं, पुलिस को पैसे दे रहे हैं। आपको अगर याद नहीं है तो हमारे पास नहीं, वो नहीं, वीडियो भी नहीं, याद नहीं, आ गया याद आ आपको। गया। चलिए ठीक है, हाँ। तो उस वीडियो को देख के 2 सवाल मेरे मन में आया। क्या मुकेश सहनी जो है घूसखोरी को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर मुकेश सहनी के पास इतना पैसा है कि पैसे के दम पे वो किसी को भी खरीद सकते हैं? नहीं, देखिए, अगर मैं घुसखोरी को बढ़ावा देता तो मैं कैमरा लेके नहीं जाता। मैंने कैमरा का सामने में दिया। हुआ इस समय लॉकडाउन का समय था, और गरीब आदमी को पुलिस ने ज़बरदस्ती पकड़ लिए, जबकि उनको पकड़ना नहीं था।
और उस समय पकड़ के उनको 10,000 रुपये का डिमांड किया कि 10,000 रुपया दोगे तो गाड़ी हम छोड़ेंगे, आप फाइन कर दीजिए, जो भी करना वो कीजिए, लेकिन वो अंदर टेबल 10,000 रुपये मांग रहे थे। और हमने उनको फ़ोन भी किया कि भाई ये गरीब आदमी, रिक्शा चलाने वाले के पास उसके पास क्या होगा, और लॉकडाउन का समय है, मैं भी उस समय में गाँव में ही था, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उनको बोला कि भाई इनको देख लीजिए और इसको अगर चीज़ें हैं तो फाइन कर दीजिए। और 1 महीना पहले गाड़ी पकड़ा, कोई पेपर वर्क नहीं किए हैं, तो हमने उनको बोला कि भाई इनको देख लीजिए और फाइन कर दीजिए, ताकि फाइन दे भर के वो अपना गाड़ी लेके जा सकते हैं। तो बात को अनसुना कर दिए, नहीं समझ में आया, उनको उन्हें छोड़े नहीं, उनको परेशान किए। फिर मुझे लगा कि इनको पैसे ही चाहिए, तो ये गरीब आदमी तो दे नहीं सकते हैं, तो मैंने 10,000 रुपया लेके गया, मैंने टेबल पे दिया कि भाई ये 10,000 रुपया ले लो, तुमको पैसा ही चाहिए ना, तो पैसा मेरे से ले लो। गलत को सही करने के लिए फिर से गलत अब हम करेंगे क्या आप? कर सकते हैं भाई? मतलब अगर अभी भी आगे भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो फिर से गलत करेंगे आप, ताकि वो नहीं, सही गलत हो हम जाए। कहाँ कर, हम तो कैमरा लेके गए थे ना। तो ये गलत हम- को बढ़ावा देना हुआ नहीं, मुकेश बढ़ावा सैनी नहीं जी। हुआ। वो- आप ऐसे आपको मजाक लगता है का कि बात आज कर सकते थे, आप मीडिया आपको का आपको सहारा ले आपको सकते थे, लगता है लेकिन कि गलत कोई भी करने की क्या पदाधिकारी जरूरत है? कैमरा के सामने घुस लेंगे? नहीं लेंगे। तो घूस का उनको- इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों आनी? भाई इसलिए क्योंकि वो आदमी उनमें बात नहीं मान रहा, मुझे उस आदमी को हेल्प करना है, मेरे पास पावर नहीं है। जो दरोगा के पास पावर है, जो थाना अध्यक्ष के पास पावर है, वो मेरे पास पावर नहीं है। मतलब बिहार में अभी तक आपकी वो पैठ नहीं बनी है कि मुकेश सहनी के पास वो पावर है कि मुकेश सहनी अगर थाने में चले जाए तो सब थर्रा जाए? नहीं, देखिए ये तो उनको सोचना है ना, हम तो गलत चीज़ के लेके कभी जाएंगे नहीं। अगर सही है तो हम दुनिया का हर ताकत से लड़ने के लिए चले जाएंगे। हमें लगा कि ये थाना अध्यक्ष गलत कर रहे हैं, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि छोड़ दीजिए, लेकिन वो पैसे के लालच में उन्होंने उनको गरीब किस आदमी को परेशान कर रहा है, जो रिक्शा चलाने वाला। और लॉकडाउन का समय था, 2 साल पुराना मामला है, और उसके लिए हमने सोचा कि अगर इनको पैसे ही चाहिए तो ये तो दे नहीं सकते, हमें हेल्प करना है। तो हमने बोला कि पैसा ले लो और इसकी गाड़ी छोड़ दो, और कैमरा के सामने में हम गए, इसलिए क्योंकि मुझे पता था वो पैसा लेंगे ही नहीं। उनको भी थोड़ा तो नैतिकता हो, डर होना चाहिए, अगर उनको लेना तो ले ले, हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये हमने उनको उस समय में हमने बताया कि भाई अगर आगे भी ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो क्या यही करेंगे आप, या फिर आप उसका कोई पछतावा हो रहा है कि नहीं अगले बार से कुछ और करा जाए? नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। मैंने उस समय जो भी किया सही किया, और मुझे लगता है कि मैं आगे भी अगर ऐसा मौका होगा तो अधिकारी गलत को सही करने के लिए गलत करेंगे? गलत को सही करने के लिए कर ही नहीं रहा हूँ, उनको औकात दिखाने के लिए मैंने किया। क्या पैसा लेके तो दिखा दो। अब अंदर टेबल पैसा लेना ये तो क्राइम है, घूस लेना गुनाह है। और उस समय वो चीज घूस को बढ़ावा देना? हम बढ़ावा नहीं दे रहे थे, हम उनको बता रहे थे कि लेके दिखाओ। तो अगर कैमरा लेके मैंने गया ना तो उसको दिखा रहे थे कि आप ले लो अगर लेना है तो, लेकिन वही किया, उन्होंने नहीं लिया, और फिर वो गाड़ी को उन्होंने छोड़ा। सैनी जी, कम समय में आपने ज़्यादा उतार चढ़ाव देख लिए, मतलब आए हेलीकॉप्टर से, एक पार्टी बना दी, मंत्री भी बन गए। कम समय नहीं है, 42 साल मेरा उम्र हुआ है। नहीं, 42 साल में हम 18 साल से ही काम कर रहे हैं, यानी कि 24 साल का मेरा अनुभव है। 24 साल मैंने बॉम्बे में मेहनत किया था, तब मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ। तो मेरी अगर देखिएगा ना इतिहास, तो 24 साल को लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, राजनीति में हमारे कम समय हुआ, लेकिन हमारे ये जो सफर है ना 24 साल का है। मेरा बस यही सवाल था कि आपको कभी लगता नहीं इन उतार चढ़ाव को देखकर, कभी मन में ये ख्याल नहीं आता, या आपकी धर्मपत्नी ने ये कहा हो कि अरे इससे अच्छा तो मुंबई ही था, कि सही जीवन चल रहा था, पैसे भी थे, सुकून भी था, अब आप शहर दर शहर घूम रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, पार्टी ऑफिस का उद्घाटन कर रहे हैं, पार्टी ऑफिस बना रहे हैं, और उसके बावजूद जब आप एक लेवल पर पहुंचते हैं तो फिर धोखा हो जाता है? नहीं, अभी परिवार की तरफ से पूरा 100% सपोर्ट है। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं पहली बार फेज में मैं आया था, उस समय में परिवार से नहीं, सास ससुराल से लोगों का ये था कि आप कितना अच्छा सब चीज़ कर रहे हैं, क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, और सोशल में जो करना वो कीजिए ना, और इस चीज़ में इतना बड़े बड़े लोगों से पंगा क्यों ले रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में उनको ऐसा लग रहा था, लेकिन वो भी 5-6 महीना वो किए, और उनको पता है कि ये जिद वाले आदमी जो चाहते वही करते, ये अपनी दुनिया खुद बनाए हैं। इसकी दुनिया बनाने में ना मेरा सहयोग है, न मेरे वाइफ को है, ना भाई को है, ना मेरे ससुर का है, ना मेरे पिताजी का। ये दुनिया मैंने सेल्फ बनाया है, तो उनको पता है कि ये सुनना भी नहीं है इनको। और उसके बाद फिर उन्होंने सपोर्ट भी किए। आज घर परिवार के बच्चे बहुत सपोर्ट करते हैं, उनको लगता है कि पापा सही कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरे कोई भी काम में कोई रोक टोक नहीं करते हैं। ये पैसा भी मैंने है तो मेरा अपना मेहनत का कमाया हुआ है, पिताजी का पैसा नहीं है कि बोलेगा बेटा ये गलत कर रहे हो, कोई मैं खेत बेच के कर नहीं रहा हूँ। भाई भी नहीं बोल सकते कि भैया पहले मेरा हिस्सा दे दीजिए, फिर अपना पैसा को जो मर्जी कीजिए। उनको पता है कि भाई भैया ने सब चीज़ किए हैं, तो
इसमें मेरा क्या है, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। वाइफ को भी पता है कि ये आदमी हमेशा जीतने वाला व्यक्ति है, कभी हार नहीं माना है, अपने दुनिया को बनाए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो अपने बुद्धि विवेक पे पहुँचे हैं, तो इनको हम क्या समझाएंगे। ठीक है, हमें अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, अच्छे तरीके से रख रहे हैं, यही उनके लिए काफ़ी है। तो और एकदम सब के घर के परिवार के बहुत सपोर्ट मिल रहा है। चलिए मतलब अब इस इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव में आते हैं। 5 सवाल हैं, इसमें से आप स्किप नहीं करेंगे। अच्छा। इसे जैसे कहते हैं कि वो रैपिड फायर राउंड है ये, तो सवालों के 3 कोशिश ऑप्शन है। करूंगा। हाँ, आपको किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। देश के लिए बेहतर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या नीतीश कुमार? इसके लिए अभी जो 2014 में देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जिस उम्मीद से हम लोगों ने सोचा था कि एक पिछड़ा का बेटा है, चाय बेचने वाले का बेटा है और ये देश के लिए बहुत कुछ करेंगे, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी नेक्स्ट चुनाव में देखना पड़ेगा कि कौन लोग आगे आएंगे। सब आदमी अपने अपने अनुकूल मेहनत कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अभी 3500 किलोमीटर का पैदल यात्रा कर रहे हैं, जो हम लोग कल्पना से बाहर की बात है कि राहुल गांधी जी ये कर सकते हैं और कर रहे हैं, तो उनका वो यात्रा पूरा होने दीजिए। बिहार से भी आवाज़ उठ रहा है कि एक बिहारी देश का प्रधानमंत्री हो, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो एक समय जब आएगा ना, इसमें से फिर हम लोग निर्णय लेंगे। नहीं, अभी के अनुसार इन तीनों में से बेहतर कौन उम्मीदवार हो सकता है बेहतर? अभी बेहतर तो अभी पहले उम्मीदवार नहीं, तो आप भी बने। वोटर हैं, आप भी एक वोटर हैं ना। मैं तो खुश हो जाऊंगा अगर नीतीश कुमार जी बन जाए तो। चलिए, बिहार के लिए बेहतर मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव या अन्य कोई? तो उनका नाम नीतीश कुमार। बिहार के युवा नेताओं में आपकी पहली पसंद कौन है? तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर, तेज प्रताप यादव। इन 5 में से आपको कौन लगता है कि इस युवा में दम है? कन्हैया कुमार। कौन सा कैरियर आपको ज्यादा बेहतर लगता है? हालांकि आप जवाब दे चुके हैं, नेता के तौर पर कैरियर या फिल्म का जब सेट डिजाइन करवा रहे थे आप? अभी मैं फिलहाल जो कर रहा हूँ ये करियर मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं यहाँ वो मैं जो कर रहा था वो अपने लिए कर रहा था, और ये जो मैं अभी काम कर रहा हूँ मुझे सुकून मिलता है कि हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं। और ज़्यादा अच्छी कौन सी फिल्में लगती हैं? हिंदी फिल्में, मतलब बॉलीवुड की फिल्में, हॉलीवुड की फिल्में या भोजपुरी फिल्में? हिंदी फिल्म। भोजपुरी फिल्में नहीं देखते आप? नहीं देखते। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है, मतलब इवन एक मैंने पोस्ट देखा है, उस पोस्ट में लिखा हुआ था, मैं बहुत कंफर्म नहीं हूँ कि आप भोजपुरी फिल्मों के प्रोड्यूसर रह चुके हैं। हाँ, मैंने एक फिल्म बनाया था, एक लैला तीन छैला। हाँ, और हमने फिल्म इंडस्ट्री में मतलब जब काम ही कर रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा फिल्म को प्रोड्यूस करें, तो इसलिए छोटे बजट का मैंने एक फिल्म हमने बनाया था, एक लैला तीन छैला, ताकि हमने सोचा कि ये कैसा सफ़र रहेगा। बट वो पिक्चर हमने बहुत अच्छा से बनाया, और उसके बाद फिर हम बिहार की ओर आ गए, तो फिर हम उससे हट गए हैं। और हिंदी फिल्म में मैंने काफ़ी काम किया। भोजपुरी फिल्म कभी नहीं देखते, कभी गाना वाना रास्ते चलते सुन लिए, और अभी तो ये सब भी हिंदी भी अभी नहीं देख पाते हैं, क्योंकि इतना बिजी हैं। और समय मिलता है तो रात को 2 बजे तक आप लोगों का इंटरव्यूज़ देखते रहते हैं, बिहार देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो न्यूज़ पे भी मैं ज़्यादा फोकस रखा हूँ, और अभी फिल्म पे उतना ध्यान नहीं रखता हूँ। और तो लास्ट फिल्म कौन सी देखी थी, याद है आपको? लास्ट फिल्म मैंने बहुत जल्दी मैंने पिक्चर देखा, मेरे को याद फिल्म लास्ट फिल्म हमने याद नहीं आ रहा है मुझे। हाँ, इसी साल मैंने देखा, बहुत जल्दी मैंने पिक्चर देखा। हीरो का नाम बता दीजिए सर, तब हम फिल्म गेस करवा देंगे। नहीं, साउथ का मूवी था KGF। अच्छा, KGF 2 मैंने बच्चे लोग भी पटना आए थे, तो बच्चे लोग के साथ पटना में ही जाके मैंने मॉल में पिक्चर देखा था। चलिए, आपने बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया, और अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। उम्मीद बहुत करते बहुत हैं कि धन्यवाद, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा। फिर आप हमें बुलाएंगे, और आप हमारे जैसे लोगों को, गरीब पिछड़े का आवाज़ को गांव-गांव तक पहुंचा रहे हैं, यही मेरी उपलब्धि है। और निश्चित तौर पे आज समाज में बदलाव आ रहा है। कल तक मेरे लोग थाना में जाने से पहले डरते थे, आज मैंने वो ताकत दिया कि थाना में जाके बात कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा है, और ऐसे ही लोगों को, हर अपने अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए। तो मैं गरीब के लिए जी रहा हूँ, मर रहा हूँ, उनके लिए काम कर रहा हूँ, और आप लोग गरीब की आवाज़ को गांव तक पहुंचा रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पे आपको और आपके सभी साथी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा, आपने जितना बोलना था, जितना पूछना था आपने पूछा, और आप भविष्य में भी ऐसे ही पूछे, हम जवाब देंगे। चलिए, हमारे साथ थे बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं और वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो हैं मुकेश सहनी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी बिहार तक के मंच पर।
उम्मीद करते हैं कि आगे भी ये इसी तरीके से बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब देते रहेंगे। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगली बार आप किसे देखना चाहते हैं इस न्यूज़ रूम में, वो भी आप हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।